थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस। तो ये थ्योरी आपको किसने दी थी? सबसे फर्स्ट थ्योरी आ जाती है हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की, जो कि दी थी हमारी एडम स्मिथ ने। किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। तो इनका पीरियड था 1776। तो ये आपको टाइम भी याद रखना है हर थ्योरी का, कब आई थी और किसने दी थी, और इस थ्योरी का मेन पॉइंट क्या है, जो मेन क्रक्स है वो क्या है। तो इस थ्योरी का मेन क्रक्स है स्पेशलाइजेशन। तो मतलब कि जो स्पेशलाइज्ड होगा, जो कंट्री जिसमें स्पेशलाइज होगी, उसका ही प्रोडक्शन वो इंक्रीज कर सकती है। तो ये ही एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस कहती है। ईच कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी विच कैन इट प्रोड्यूस मोर चीपली। जो ज़्यादा चीपली यानी लो कॉस्ट पे, लेस कॉस्ट पे वो प्रोड्यूस कर सकती है स्पेशलाइज्ड होने के बाद। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरी कहते हैं। अब हम इसकी थोड़ी अजम्पशंस देख लेते हैं। सबसे पहला फ्री ट्रेड। ऑलमोस्ट सभी थ्योरी में हमारा फ्री ट्रेड तो है ही। तो फ्री ट्रेड है नो परफेक्ट मोबिलिटी। इसका मतलब है जो लेबर्स है वो हमारे फ्रीली मूव नहीं कर सकते, नो परफेक्ट मोबिलिटी। देन हमारे जो लेबर्स है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है, मतलब सभी काम कर रहे हैं। देन हमारा जो इकोनॉमी है वो कांस्टेंट रिटर्न पे चल रही है। ठीक है, और हमारा सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या है? लेबर है। ठीक है, देन हम आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले आ जाता है एब्सोल्यूट एडवांटेज होता क्या है। एब्सोल्यूट एडवांटेज का हमें ना याद रखना है, एब्सोल्यूट का मतलब है जब खुद से ही हम क्या हो जाए? स्पेशलाइज्ड हो जाए। खुद से ही हम क्या हो जाए? स्पेशलाइज्ड हो जाए। स्पेशलाइज्ड कैसे होंगे? डिवीजन ऑफ लेबर से। जब एक कंट्री या एक नेशन डिवीजन ऑफ लेबर की हेल्प से स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, तब वो क्वांटिटी है, जो वो गुड्स है, वो क्या कर सकते हैं? वो ज़्यादा में बना सकते हैं, मोर क्वांटिटी में बना सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब यही है। यहाँ वही लिखा है, इट इज़ द एबिलिटी। ये एक एबिलिटी है टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी विद सेम इनपुट। जैसे कि 10 इनपुट्स लगा के हमें 20 यूनिट्स मिल रहे हैं सपोज, वही 10 लगाने के बाद, स्पेशलाइज होने के बाद अब हमें कितनी मिल रही है? 30 यूनिट्स मिल रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज इसमें कह रहे हैं दोनों को ही क्या होगा? गेन होगा जब भी हम करेंगे। और देन हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट कर लेंगे, जिसमें भी हमारे पास ज़्यादा होगी प्रोडक्शन, और जो हम नहीं बना रहे वो हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, देन एब्सोल्यूट, ये ही हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन कॉस्ट होने की वजह से ही क्या हम करते हैं? ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं? हम ट्रेड करते हैं। दोनों कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होता है। किस वजह से? कॉस्ट में डिफरेंस आने की वजह से। ठीक है, अब कॉस्ट में डिफरेंस आता किस वजह से है? ये आता है हमारा कॉस्ट में डिफरेंस, स्पेशल रिसोर्सेज है हमारे पास। ठीक है, किसी भी नेशन के स्पेशल रिसोर्सेज है, जैसे सोइल है, क्लाइमेट की कंडीशंस है, या कोई भी इन्वायरमेंट का अदर रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये ट्रेड करते कैसे हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये वाला टेबल देखिए, ये हम बात करते हैं बिफोर ट्रेड। ट्रेड करने से पहले हमारी क्या पिक्चर बनती है? तो दो कंट्री है, ए है एंड बी है। ठीक है, कमोडिटी एक्स है और वाई है। तो ए कंट्री क्या कर रही है? दोनों बना रही है, एक्स भी बना रही है, वाई भी बना रही है। तो 10 एक्स के बना रही है और 5 कमोडिटी वाई के बना। ऐसे ही 5 नेशन, बी नेशन है वो 5 एक्स के बना रही है प्लस 10 वाई के बना रही है। ठीक है, तो ये था बिफोर ट्रेड। आफ्टर ट्रेड देखते हैं। तो आफ्टर ट्रेड, ये बिफोर ट्रेड का है टेबल, अब ये आफ्टर ट्रेड का। आफ्टर ट्रेड क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए। अब इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या किया हुआ है, जो हमने मान लो 2 इनपुट्स लगा रखे, सपोज 2 यूनिट लगा रखे हैं, किसके? इनपुट्स के। ठीक है, लेबर्स के, एक्स में और वाई में, मतलब +1 यहाँ और +1 यहाँ। तब 10 और 5 बन रहे थे, मतलब टोटल हमारा 15 और 15 हो रहा था। पर आफ्टर ट्रेड करने के बाद हमने क्या किया? तो जो एक यूनिट हम वाई पे लगा रहे थे उसको हमने शिफ्ट कर दिया एक्स पे, यानी अब यहाँ पे कितने हो गए? 2 यूनिट। जब 2 यूनिट हमने दोनों ही एक्स पे लगा दिए तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होके 10 से कितना हो गया? 20 हो गया, और वाई का क्या हो गया? 0 हो गया। ऐसे ही बी नेशन ने सारे के सारे अपने कहाँ लगा दिए? वाई पे लगा दिए, और उसका भी इंक्रीमेंट कहाँ से हो गया? 10 से कितना हो गया? 20 हो गया, और एक्स का 0 हो गया।
ठीक है। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 20 हो गई एक्स की, वाई की भी 20 हो गई। अब हमने क्या करना है, ट्रेड करना है। तो दोनों नेशन को कैसे गेन हो रहा है, पहले वो 10 बना रही थी, अब 20, तो 10 का गेन हुआ और 5 का लॉस हुआ क्योंकि उसको y के 5 यूनिट छोड़ने पड़े, पर 5 का फिर भी उसको क्या हो रहा है, गेन हो ही रहा है। ऐसे ही बी नेशन की बात करें तो वो 10 से बढ़ के अब कितना यूनिट बना रहे हैं, 20 बना रहे, तो 10 की तो इंक्रीमेंट हुई और जो 5 उसने छोड़े तो वो माइनस हुआ, तो कितना रह गया उसका, 5 रह गया। तो मतलब दोनों ही नेशन को क्या हो रहा है, ट्रेड से क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। दोनों को ही एब्सोल्यूट एडवांटेज हो रहा है, दोनों को ही, एक को एक्स कमोडिटी में ज़्यादा चीपली बना सकता है और एक वाई कमोडिटी को चीपली बना सकता है, और वो ही गुड्स क्या हो जाएंगे, दोनों में एक्सचेंज हो जाएंगे। अब एक्स वाई नहीं, ए कंट्री वाई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करी तो वाई को ही वो क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ऐसे ही नेशन बी क्या करेगा, एक्स को इंपोर्ट करेगा और वाई को एक्सपोर्ट करेगा। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस थ्योरी, जो कि एडम स्मिथ ने दी थी। तो ये छोटा सा टॉपिक था, तो इसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, टेबल से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारे ही थ्योरीज अच्छे से आनी चाहिए। तो टॉपिक ख़त्म होता है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। किसने दी थी ये थ्योरी, दी थी डेविड रिकार्डो ने। किसने दी थी, डेविड रिकार्डो ने दी थी। ये कब आई थी थ्योरी, हमारी आई थी 1817 में आई थी। इस थ्योरी में क्या बात कर रही है, जैसे हमने लास्ट थ्योरी करी थी, एडम स्मिथ की थ्योरी करी थी हमने, तो उसमें क्या था, हमने किसकी बात करी थी, एब्सोल्यूट की, एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब हम यहाँ पे बात करें कंपैरेटिव एडवांटेज। तो कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या है, हमें क्या करना है, हर कंट्री क्या करेगी, स्पेशलाइज करेगी वो प्रोडक्शन में इन विच इट हैज़ ग्रेटर एडवांटेज और लीस्ट कंपैरेटिव, जिसमें सबसे कम डिसएडवांटेज होगा ना, वो देखेगी, ठीक है। जैसे कंट्री विल एक्सपोर्ट दूस कमोडिटी इन विच इट्स कंपैरेटिव, तो वो ही वो एक्सपोर्ट करेगी जिसमें उसको कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमें बात करनी है। एब्सोल्यूट किसके बारे में बात कर रहा था, हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्या है, कंपेयर करना है, दूसरी कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमें कंपेयर करना है। उनकी कॉस्ट सपोज 100 है, हमारी अगर 80 है, तो मतलब वो हमारे लिए एडवांटेज है, तो हमें गेन करना सही रहेगा। अगर सपोज वो नेशन में किसी और कमोडिटी की गुड अच्छे हैं, सस्ते हैं और हमारे में ज़्यादा है, तो वो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। तो वो ही आगे लिखा होगा। तो हम पहले इसकी अजम्पशन कर लेते हैं। इसमें भी हमारे क्या लिए गए हैं, दो ही लिए गए हैं, दो कंट्री है, जैसे इंग्लैंड है, पुर्तगाल है, दो ही कमोडिटी है, वाइन है और क्लोथ है। सिमिलर टेस्ट है, लेबर ओनली फैक्टर है, सप्लाई अनचेंज है, लेबर होमोजेनियस कांस्टेंट रिटर्न है, प्राइस डिटरमाइंड होगा लेबर कॉस्ट से। देन टेक्नोलॉजी हमारी इसके अंदर अनचेंज है, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। ट्रेड होगा वो बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। फैक्टर इसमें इम्परफेक्टली मोबाइल होंगे, ठीक है। फ्री ट्रेड है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट है और जो एक्सचेंज रेशियो है वो भी सेम रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज, जो मेन थ्योरी हमें कहना चाह रही है, ठीक है। कंपैरेटिव एडवांटेज ये हमें मेन कहना चाह रही है। कंपैरेटिव ये क्या है, एबिलिटी है, ठीक है, टू प्रोड्यूस एट ए लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन इट्स अदर ट्रेडिंग। मतलब दूसरे से हमें कंपेयर करना है, दूसरी कंट्री से कंपेयर करना है कि हमारी उसके कंपैरिजन में कॉस्ट कम हो रही है कि नहीं। अगर उसके कंपैरिजन में हमारी कॉस्ट कम है तो ही हमें गेन होगा, ठीक है। अब ये कॉस्ट क्यों अलग हो सकती है दूसरी कंट्री से, क्योंकि हमारा जो जोग्राफिकल डिवीजन है लेबर का, स्पेशलाइजेशन का, ठीक है, क्लाइमेट का, नेचुरल रिसोर्सेज का, जोग्राफिकल सिचुएशन का एंड एफिशिएंसी ऑफ लेबर का। तो मैं बता दूं, एक बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, मतलब इन दो पॉइंट में से भी क्वेश्चन आया था कि हमें ये पूछ लिया गया था डिफरेंस क्यों होता है, किस वजह से डिफरेंस, कंपैरेटिव डिफरेंसेस आते हैं। तो वो कोई सा भी इसमें एग्जांपल दिया हुआ था, जोग्राफिकल डिवीजन है, डिफरेंस इन क्लाइमेट है, नेचुरल एफिशिएंसी ऑफ लेबर है, ये सब दिया हुआ था। तो हमें एक एक लाइन, एक एक वर्ड अच्छे से पता होना चाहिए,
ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमें कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सबसे कम कर सकते हैं, लीस्ट कर सकते हैं। तभी क्या करेगी कंट्री, क्या करेगी, एंटर करेगी, हमारी क्या करेगी, ट्रेड में एंटर करेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, एक्सपोर्ट कौन सी करेगी, जहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, हमारी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, लेस होगी। और इम्पोर्ट वो करेगी जहाँ पे हमारी कमोडिटी की कॉस्ट हाई पड़ रही होगी। ठीक है, और इस थ्योरी में ये बता दो कि दो नेशन है, जैसे ए एंड बी है, तो ए हो सकता है मान लो एक्स और वाई ही बना रहे हैं, तो दोनों में ही क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज हो सकता है। पर हमें कंपैरिजन करना है, मतलब इन दोनों में देखना है कि कंपेयर करके किसकी कॉस्ट कम पड़ रही है, ए की कम पड़ रही है या बी की कम पड़ रही है। ठीक है, तो हम टेबल से पता करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों कंट्री ले ली है, इंग्लैंड ले ली है, पुर्तगाल ले ली है, वाइन ले ली है एक साइड ले ली है क्लोथ, और ये हमने क्या लगाए है, लेबर, ये हमने क्या लगाए है, लेबर है। ठीक है, मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए हमें 120 लेबर चाहिए। ठीक है, इंग्लैंड को। ठीक है, 1 यूनिट बनाने के लिए हमें 100 लेबर चाहिए क्लोथ को बनाने के लिए। ऐसे ही पुर्तगाल को कितने चाहिए, 80 लेबर चाहिए वाइन बनाने के लिए, और 90 चाहिए हमें क्लोथ बनाने के लिए। ठीक है, ये वो ही लिखा हुआ है इसके अंदर। इससे क्या शो कर रहे हैं, देखो हमारी जो लेबर किस में सबसे कम लग रहे हैं, वाइन में अगर कंपेयर करें तो हमें पुर्तगाल में ही कम पड़ रहा है, अगर क्लोथ में कम कंपेयर करें तो भी पुर्तगाल में ही कम पड़ रहा है। तो इसका मतलब है जो पुर्तगाल है उसको क्या है, हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज है, मतलब उसको दोनों में ही एडवांटेज है, क्योंकि दोनों की ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कम पड़ रही है। पर अब हमें कंपेयर करना है, मतलब इंग्लैंड से कंपेयर करना है कि हमारी कॉस्ट दोनों में से किस में कम पड़ रही है। ठीक है, तो इससे तो हमें पता चल गया पुर्तगाल क्या है, मोर एफिशिएंट है, यही लिखा है, पुर्तगाल लेबर इज मोर एफिशिएंट देन इंग्लिश लेबर। पुर्तगाल के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है बोथ में। ठीक है, बेनिफिट उसको ज़्यादा होगा वाइन बनाने से, उसको वाइन से ज़्यादा होगा, क्योंकि वाइन में कितने मिल रहे हैं उसको 80। ठीक है, 80 लेबर लग रहा है, जबकि उसमें उनको दूसरे इंग्लैंड की बात करें 120, यानी कितना डिफरेंस आ गया, 40 का डिफरेंस आ गया, 40 लेबर्स उनको ज़्यादा चाहिए। ऐसे अगर क्लोथ में देखें सिर्फ 10 का ही डिफरेंस है, तो इससे अच्छा होगा कि हम क्या करें, पुर्तगाल क्या करेगा, वाइन ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उसको ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, वाइन प्रोड्यूस करने में है। ठीक है, तो दिस इज ये यही लिखा हुआ है 180 और 120 और 90 और 100। ठीक है, तो दूसरी तरफ इट इज़ इन इंग्लैंड इंटरेस्ट टू स्पेशलाइज। अब इंग्लैंड का देखा जाए, इंग्लैंड को देखा जाए तो वो स्पेशलाइज होगा इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ इन विच इट हैज़ लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज, सबसे कम उसको डिसएडवांटेज नहीं होगा क्लोथ में। ठीक है, दिस इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ इन इंग्लैंड इज लेस एज कंपेयर विद वाइन। ठीक है, दस ट्रेड इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ कंट्री, के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस फिगर में भी यही बात करी गई है। यहाँ पे देखिए फिगर में ये जो पी एल है वो है हमारा पुर्तगाल की पीपीसी, और जो ये वाली कर्व है ये हमारी है इंग्लैंड की। ठीक है, ये हमारी पीपीसी दी हुई है, ये ऊपर है तो मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट एडवांटेज है, मतलब वो कोई सी भी बना सकती है। एब्सोल्यूट यहाँ देख लेते हैं, और जो पुर्तगाल है वो OL भी बना सकता है और OP भी बना सकता है। ठीक है, पर अब हम इंग्लैंड से कंपेयर करेंगे, इंग्लैंड से कंपेयर करेंगे, मान लो वो OE एक्सचेंज करे या OT। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं PL इस PPC और पुर्तगाल EG इंग्लैंड की है, पुर्तगाल एंजॉय कर रहा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है बोथ में। ठीक है, इंग्लैंड का इट प्रोड्यूस OL ऑफ वाइन, पर यानी पुर्तगाल की बात कर रहे हैं कि जो OL ऑफ वाइन प्रोड्यूस कर रहा है, OP ऑफ क्लोथ एज अगेंस्ट OG कर रहा है, जो इंग्लैंड है वो OG बना रहा है वाइन का एंड OE बना रहा है क्लोथ का। ठीक है, बट स्लोप अब जो ET है वो क्या रिवील करिए, अब जो ये वाली कर्व है ये हमारी ये वाली कर्व है, सॉरी, तो ये वाली जो हमारी कर्व है ये क्या शो कर रही है, जो पुर्तगाल है वो क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन, ये वाइन में ज़्यादा कर रहा है। क्यों, अभी आगे क्यों, बिकॉज इफ़ इट गिव अप द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस OE, जो वो OE बनाने के लिए जो वो गिव अप कर रहा है प्रोडक्शन, जो वो छोड़ेगा
मतलब OE में जितने भी लेबर लग रहे थे वो सारे छोड़ के किस में शिफ्ट कर देगा, वाइन में शिफ्ट कर देगा, ठीक है, जो कि क्या है OG के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ इट गिव अप द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस OE ऑफ क्लोथ इट कैन प्रोड्यूस OT ऑफ वाइन विच इज़ ग्रेटर देन OG। वो क्या करेगा, OE की जगह क्या बना लेगा, OT बना लेगा, क्योंकि इंग्लैंड तो OG ही बना सकते हैं, जबकि हम कितना बना सकते हैं, OT बना सकते हैं। इसलिए हमारे लिए एडवांटेजेस होगा कि हम OT बना लें, ठीक है। हम बना तो सकते हैं OL, पर हम कितना बनाएंगे, OT बनाएंगे, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, क्योंकि हमें एक्सचेंज करना है, इसलिए OE के कंपैरिजन में OT है, ठीक है, क्योंकि वो OG बना सकते हैं और हम OT बना सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ इंग्लैंड है लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ OE ऑफ क्लोथ, दस पुर्तगाल विल एक्सपोर्ट। अब ये कहता है पुर्तगाल तो एक्सपोर्ट कर देगा OT ऑफ वाइन, क्या करेगा, OT वाइन करेगा, यहाँ पे लिखे OT ऑफ वाइन टू इंग्लैंड इन एक्सचेंज ऑफ OE ऑफ क्लोथ, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, यानी ये इसके बदले में ये एक्सचेंज कर लेगा और ये वाला, ठीक है, इन दोनों का एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, यानी कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट थ्योरी, ठीक है। तो ये रिकार्डो की थ्योरी है, इसका ईयर याद रखना, 1817 में आई थी। ये क्या बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दूसरे। वैसे आपको थ्योरी के अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी थ्योरीज है। इसका मेन जो है ना, ये टेबल याद रखने वाला है, ठीक है। हमने किसको कंपेयर करना है वो याद में रखना है, कि हमें दोनों कंट्रीज के कंपेयर करके देखना कि किसको कम कॉस्ट लग रही है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सबसे पहले हमने अपनी फर्स्ट 2 वीडियोस में क्या देखा था कि एब्सोल्यूट कॉस्ट क्या होती है, देन हमने देखा कंपैरेटिव कॉस्ट क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सबसे पहले हमने एब्सोल्यूट देन कंपैरेटिव, अब हमने क्या पढ़ना है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब ही क्या है, सेकंड कमोडिटी। सेकंड कमोडिटी जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमें एक कॉमोडिटी, जैसे हमारे पास अगर 2 कमोडिटी है, अगर हमें ये लेनी है तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से डोनेट करते हैं। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सेकंड कमोडिटी दैट मस्ट बी sacrifice to release enough resources to produce one additional unit of first। मतलब फर्स्ट हमारे जो इसको बनाने के लिए, मान लो इधर 2 इनपुट लग रहे थे, तो वो हमने शिफ्ट कर दिए इधर, जो हमारे इधर से हटाए हैं, इसको सेक्रीफाइस किया है, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। तो हैबलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी अब हमें क्या कहते हैं, ये तो थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अब हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। तो ये थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, हैबलर ने दी थी, और ये आई थी 1936 में, ठीक है, 1936 में आई थी। ये थ्योरी क्या कहती है, इफ़ ए कंट्री कैन प्रोड्यूस, वो कहती है कंट्री चाहे X बनाए चाहे Y बनाए, ठीक है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जैसे मान लो वो X में क्या है, स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड है X में। अब उसने इसको क्या करना है, गिव अप करना है। गिव अप मतलब रिलीज करने हैं, इधर के इनपुट क्या करने हैं, हमें रिलीज करने हैं, गिव अप करके कहाँ, यहाँ X में लेके जानी है। तो ये हमें थ्योरी कह रही है कि कंट्री चाहे X बनाए चाहे Y बनाए, चाहे वो X बनाए चाहे Y बनाए, अपॉर्चुनिटी क्या होगी, हमें अगर मान लो 2 यूनिट इधर से इधर जा रहे हैं तो वो ही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। हम एक एडिशनल यूनिट, मान लो पहले हम 10 बनाते थे, अब हमें 12 यूनिट बनाने हैं, तो हमने कितना लिया है Y से, Y ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। ये थ्योरी ये कहती है। द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन 2 कमोडिटी को ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिफाइन करते हैं कि उन दोनों में कितना एक्सचेंज रेशियो रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, इसकी अजम्पशन तो हर थ्योरी के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 2 कंट्रीज़ की ही बात करी है, 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इसका मेन ये आ गया, अब इसके अंदर 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ गए। इसमें मेन थ्योरी में क्या है, लेबर और कैपिटल 2 प्रोडक्शन आ गए, ठीक है। वहाँ हमने दोनों थ्योरी करी थी, लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नाउ अब
टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, दो कमोडिटी सेम, ठीक है, दो कमोडिटी एक्स एंड वाई है। यहाँ पे भी हमारा परफेक्ट कंपटीशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, फैक्टर इमोबाइल है, विद इन कंट्री में मोबाइल है, सप्लाई हमारी फिक्स्ड है, एज इट इज सेम है। ठीक है, देन प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इक्वल है, जिसका भी प्राइस हमने जो भी हमने डिटरमाइन किया है वो किस पे इक्वल होगा, वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट से डिटरमाइन हो जाएगी, इक्वेट करेगा। देन जो फैक्टर है वो किससे इक्वल होंगे, जो ये आ गई हमारी कमोडिटी की बात, ये आ गई हमारी फैक्टर्स की। फैक्टर किससे होंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, और यहाँ पे भी फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी अजम्पशंस आ गई। नेक्स्ट देखते हैं हैबलर अब क्या कहना चाह रहा है। हैबलर expound the doctrine of comparative cost in terms of what he called the substitution curve और what Samuelson term। अब जो हैबलर ने थ्योरी दी है उसमें वो कहता what he called substitution, उसने क्या कहा है, इसको substitution curve कह दिया। सैमुअल्सन ने उसको क्या नाम दिया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहा है। लर्नर ने उसको कह दिया है प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन फ्रंटियर। तो ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सब्स्टिट्यूशन कर्व हैबलर ने कहा है, सैमुअल्सन ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का, ये अच्छे से याद होने चाहिए नाम, सारा का मतलब एक ही है। पीपीसी, सब्स्टिट्यूशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है, देन प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व एंड प्रोडक्शन फ्रंटियर, सबने अपने अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, अब जो शेप है इसकी क्या है, जो शेप है ना वो डिटरमाइन करेगी कितना गेन हो रहा है। डिफरेंट कंडीशन में हमें प्रोडक्ट शेप पता चलेगी, उससे हम क्या बेस पता लगा सकेंगे और गेन कितना होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शो वेरियस कॉम्बिनेशन। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो पता होगी, दो कमोडिटी का हमें अल्टरनेटिव्स देती है, उनकी जो हमने माइक्रो में स्टडी किया था वही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ये दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन देती है दैट ए कंट्री प्रोड्यूस, जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं मोस्ट एफिशिएंटली और वे में यूज़ कर सकते हैं और फूड यूटिलाइज कर सकते हैं इससे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब जो मेन थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, इसके अंदर हमें ये याद रखना है, इसकी अजम्पशन याद रखनी है। ठीक है, देन हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, ये कितनी टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी 3 टाइप्स की। ये भी छोटी सी थ्योरी है तो हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी शेप्स है, कितनी टाइप्स की है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसने दी थी, किस ईयर में आई थी, इसकी अजम्पशंस क्या है। तो ये आ गई 3 तरह की हो गई हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट आ गई हमारी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देन आ गई इंक्रीजिंग रिटर्न, देन इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी, देन डिक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग, देन आ गई हमारी डिक्रीजिंग कॉस्ट। ठीक है, तो कांस्टेंट कर्व कैसी होती है, ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या होती है, हमेशा याद रखना कोई भी कर्व ले लो, चाहे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कोई सी भी, अगर कांस्टेंट बात करी हुई है तो वो हमेशा क्या रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट हमेशा, पहले मैं ये बता देती हूँ, कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में हमेशा कनकेव रहेगी। ठीक है, और डिक्रीजिंग में हमेशा कन्वेक्स रहेगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये भी शेप का भी पूछ लेते हैं, कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे इंक्रीजिंग रहेगी, ठीक है, और ये डिक्रीजिंग रहेगी। तो इसमें देख लेते हैं अब कांस्टेंट कर्व में क्या होता है। ये जैसे हमारी प्रोडक्शन कर्व है, ठीक है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x कमोडिटी है, तो जितना भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो y को हमें इतना मतलब इक्वल रहेंगे। ठीक है, अगर x के हमने 10 यूनिट बढ़ाने तो y के भी हमें 10 यूनिट छोड़ने पड़ेंगे, कांस्टेंट का मतलब। अब इंक्रीजिंग का मतलब ये है y के अगर हमें 20 छोड़ेंगे तब जाके x के 10 इंक्रीज होंगे। ठीक है, डिक्रीजिंग में क्या है, मान लो हमने 10 छोड़े हैं और x में कितना इंक्रीज आया है, 20 का। तो मेन ये ही है, हर बारी कांस्टेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यही बातें चलती है कि आपकी कर्व की शेप कैसी होगी, देन वो किस में इंक्रीज करे, किस में हमें y, यहाँ पे जैसे हमारे इनपुट्स लिए हुए हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे x एंड y कमोडिटी आ गया। ठीक है, अगर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो इनपुट्स आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो ऐसे ही ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो कांस्टेंट में दोनों इक्वल रहेंगे। इंक्रीजिंग में y को ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और डिक्रीजिंग में y को कम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर हमें x का एडिशनल यूनिट चाहिए तो y को कम हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग में हमें y को ज़्यादा डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तब x में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये हैबलर ने तीनों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताई थी और मैंने तीनों की कर्व बता दी। एक में स्ट्रेट रहेगी, एक में कनकेव रहेगी एंड एक में कन्वेक्स रहेगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेक्साडोलिन थ्योरी। तो हेक्साडोलिन थ्योरी क्या कहती है कि जिस कंट्री में जो चीज़ ज़्यादा है वो उसी का ही प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अभी हमने पहले वाली थ्योरीज में भी यही पढ़ा था, जो कंट्री जिसमें स्पेशलाइज्ड है वो ही ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, हेक्साडोलिन भी यही कहता है कि जो कंट्री जिसमें ज़्यादा अच्छी है वो ही प्रोड्यूस करेंगे। पर जो पहले की थ्योरी से उसमें एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था। देन हेक्साडोलिन में हमने 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए, कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, तो जो कंट्री के पास अबंडेंट में लेबर है तो वो लेबर का यूज़ करेंगे, जिस कंट्री में कैपिटल ज़्यादा तो वो कैपिटल का यूज़ करेंगे। तो हेक्साडोलिन थ्योरी हमें यही बताती है। तो यहाँ पे वही लिखा, हेक्साडोलिन स्टेट दैट कैपिटल रिच कंट्री, जहाँ पे कैपिटल रिच कंट्री है वो कैपिटल गुड्स ही बनाएगी और एक्सपोर्ट भी क्या करेगी, कैपिटल अबंडेंट कमोडिटी ही, और इम्पोर्ट क्या करेगी, क्योंकि वो अब कैपिटल में ही अपना इन्वेस्टमेंट करने लग गई। मतलब कि जो वो दूसरे प्रोडक्ट्स बना रही थी लेबर यूज़ करके, उसमें उनकी क्या हो रही थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लग रही थी, तो उन्होंने उधर के इनपुट हटा के कैपिटल में यूज़ कर दिया, मतलब उसी एक्स कमोडिटी में लगा दी। जैसे कि हमारे हमेशा से 2 कमोडिटी रही है, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाई से शिफ्ट करके हमने एक्स पे आ गए। तो इसमें भी सेम एज इट इज़ हो रहा है, वाई से हमने एक्स में ले आए। अब इसमें भी वही हो रहा है कि हमने हमारे पास एक्स के लिए इसमें हमें कैपिटल की ज़्यादा यूज़ है, कैपिटल यूज़ करने से हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास है भी बहुत ज़्यादा और कैपिटल है भी सस्ती, तो हमने कैपिटल का ही यूज़ किया है, प्रोडक्शन भी कैपिटल का ही किया और एक्सपोर्ट भी हम कैपिटल का करेंगे। और अब हमें जो वाई है, जो महंगा मिल रहा है, जो लेबर से प्रोड्यूस होता है, तो वो महंगा मिल रहा है, तो हम इनको क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो यही हेक्साडोलिन थ्योरी कहती है। तो रीज़न क्या है इसमें, ट्रेड का रीज़न क्या है, डिफरेंसेस इन रिलेटिव कमोडिटी प्राइस, मतलब कि जो कमोडिटी प्राइस का डिफरेंस होना। अब डिफरेंस होता क्यों है, ये फैक्टर ऑफ एंडोमेंट की वजह से डिफरेंस आता है। मतलब कि लेबर एंड कैपिटल, इन दो के चेंज होने में, इन दोनों के डिफरेंस होने की वजह से हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ के पास कैपिटल ज़्यादा है तो कुछ कंट्रीज़ के पास लेबर ज़्यादा है। अगर जिस कंट्री के पास कैपिटल ज़्यादा होगी तो उनको कैपिटल कम में पड़ेगी, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी कम जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वो कैपिटल का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसके अजम्पशन देख लेते हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर थ्योरी के लिए। तो सबसे पहले इसके अजम्पशन आ जाते हैं 2x2 मॉडल है, मतलब कि 2 कंट्री जो हमने हमेशा से करी है, 2 कंट्रीज़ है, 2 कमोडिटी। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 इनपुट्स आ गए, लेबर एंड कैपिटल आ गया। ठीक है, अब यही सेम लिखा हुआ है यहाँ, परफेक्ट कंपटीशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, परफेक्ट मोबाइल है विद इन रीजन एंड इम्परफेक्ट इंटरनेशनली इमोबाइल है, मतलब लेबर या कैपिटल हम फ्रीली मूव नहीं कर सकते। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है, वही है, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड, टेस्ट कांस्टेंट है, फैक्टर इंटेंसिटी आर नॉन रिवर्सिबल। ये नया पॉइंट आ गया, फैक्टर इंटेंसिटी आर नॉन रिवर्सिबल, मतलब जैसे मान लो हम क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लॉथ अगर हम कैपिटल की हेल्प से प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो हम इसको लेबर की हेल्प से नहीं बना सकते, लेबर की हेल्प से हम इसको नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इसको कहते हैं नॉन रिवर्सिबल। अगर हम लेबर से बना सकते हैं तो उसको रिवर्सिबल कहेंगे, अब हम नहीं बना सकते इसलिए नॉन रिवर्सिबल है। ठीक है, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, सेम लिखा हुआ है। ठीक है, देन आ जाते हैं नाइदर कंट्री स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, कोई भी कंट्री एक में स्पेशलाइजेशन नहीं है। डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटी है, मतलब कि अलग अलग फैक्टर इंटेंसिटी है, मतलब कहीं तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बन रहा है, कहीं लेबर इंटेंसिव गुड्स बन रहा है, मतलब वो कैपिटल की हेल्प से बनाए जा रहे हैं, एक लेबर की जगह से लेबर से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन है डिफरेंट फॉर डिफरेंट कमोडिटी। अब हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो भी हर कमोडिटी के लिए अलग अलग रहेगा, बट अगर हम कंट्रीज वाइज बात करें, बट सेम फॉर ईच कमोडिटी इन बोथ। अगर मान लो वही क्लॉथ ए कंट्री बना रही है और वही क्लॉथ बी कंट्री बना रही है तो वो सेम रहेगा।
ठीक है, दे आर क्वांटिटेटिवली डिफरेंस। अब वो क्वांटिटेटिवली डिफरेंस रहेंगे इन डिफरेंट रीजन, बट क्वालिटेटिवली वो होमोजीनियस रहेंगे। ठीक है, ये आ गई हमने अजम्पशंस। देन इसका हम थ्योरी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारी थ्योरी। तो हमें पहले क्या देखना है, चार्ट में देखना है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हमारी क्या ली हुई है, यहाँ पे ये कैपिटल है, ठीक है, और ये हमारी लेबर है। ये हमें याद रखनी है, ये कैपिटल है, एक साइड हमारी लेबर ले रखी है। तो पीछे वाले फिगर में करेंगे हम, हाँ ठीक है, ये हमारी कैपिटल है और ये हमारी लेबर है। और यहाँ पे जो ई है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कंट्री ए, ठीक है, और यहाँ बी है तो मतलब बी क्या इंडिकेट कर रहा है, कंट्री बी, ठीक है। और जो x है ये हमारा कॉमोडिटी है, x कॉमोडिटी है, एक हमारा क्या है, y कॉमोडिटी है, ठीक है। और हमारी ये क्या है, आइसोकेंट दे रखी है, ये देखिए ये y को आइसोकेंट है, पहले मैं फिगर ही बता रही हूँ। तो ये y है, y कॉमोडिटी की है, और ये हमारी x कॉमोडिटी की, और ये हमारी x कॉमोडिटी की। ऐसे ही हमारी ये प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी है, a कर्व दे रखी है और एक b कर्व दे रखी है, ठीक है, ये सारा दिया हुआ है। तो इसको हम देख लेते हैं, लेट x, ठीक है, इसको रेज कर देती हूँ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले, लेट x विद द लेबर। जो x है ना, और यहाँ पे साइड में लिखती रहती हूँ, जो x है वो क्या है, हमारा लेबर से बनता है, ठीक है। और जो y है हमारा किससे बनता है, वो कैपिटल से बनता है, मतलब स्पेशलाइजेशन है x में और y में। एक्सेस हमारा आइसोकेंट है, y हमारा y आइसोकेंट है, ठीक है। देखते हैं वो कितना x बनाएगा, कितना y प्रोडक्शन करेगा। अब कंट्री ए की देखते हैं, पहले यहाँ आ जाते हैं हम। ए कर्व हमारी यहाँ से देखिए, ये वाली कर्व है, तो ये आ गई हमारी ए कर्व, ठीक है। तो ए में हमारे क्या है, एक एक्स पे टच हो रही है, एक हमारी क्या हो रही है, वाई पे टच हो रही है। तो ये हमारे दो पॉइंट आ गए, सॉरी, एक ये आ गया हमारा वाई पे आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। एक हमारा पॉइंट आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो हमने सिर्फ कंट्री ए का देखना है, क्या देखना है हमें, सिर्फ कंट्री ए का देखना है। कंट्री ए में क्या कर रहे हैं हम, एक्स का कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये देखिए। अब एक्स के लिए वो कितना लगा रहा है, ओ एन लगा रहा है, और वाई कैपिटल कितना यूज़ कर रहा है, ओ एम यूज़ कर रहा है, और लेबर कितना, ओ एन, ठीक है, एक्स का प्रोडक्शन करने के लिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जब वो एक्स का प्रोडक्शन कर रही हैं तो वो ओ एन लगा रहे हैं लेबर, ओ एम लगा रहे हैं कैपिटल। तो ये हमारी लेबर है और ये हमारी कैपिटल है, ठीक है। तो ये दोनं है एक्स कमोडिटी के, ठीक है। यहाँ पे अब वाई कमोडिटी का लिख देती हूँ। तो वाई में हम कितना कर रहे हैं, ओ सी है और एक ओ टी है। देखिए यहाँ पे ये कैपिटल है और ये लेबर है। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, कंट्री ए को किस में ज़्यादा सही रहेगा प्रोड्यूस करने में। अब वहाँ पे देखिए ओ सी, जो ओ सी है अब कितनी ज़्यादा हम यूज़ करें, और लेबर का हम क्या कर रहे हैं, ये वाला। अगर वो दोनों का प्रोडक्शन करे तो ये क्या कर रहा है, पहले अगर ओ एन और ओ एम यूज़ होगा और ओ सी और ओ, तो हमें क्या देखना है, एक्स हमारा लेबर इंटेंसिव है, वाई हमारा कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। और जो कंट्री ए है वो किस में अच्छी है, अब कंट्री ए के पास क्या है ज़्यादा, कंट्री ए हमारी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे कंट्री ए का लिख देते हैं हम। कंट्री ए है कैपिटल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, कैपिटल उसके पास ज़्यादा है। तो अब वो क्या प्रोड्यूस करेगी, वो ज़्यादा कैपिटल वाले गुड्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो यानी वो ओ सी और ओ डी प्रोड्यूस करेगी, यानी हमारा ई पॉइंट, ठीक है। तो ये हेक्सोडेसिमल थ्योरी कहती है अब वो कितना प्रोड्यूस करेगी, ओ सी एंड ओ डी। ऐसे ही अगर हम वाई का देखें, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम वाई का, ठीक है। ये आ गया हमारा वाई का। अब हम दूसरे पॉइंट देखेंगे, तो दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं, ठीक है, ये वाला कलर ले लेती हूँ। ये तो दिख ही नहीं रहा थोड़ा, ठीक है।
तो ये आ गया हमारा कंट्री बी। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं कंट्री बी एक्स का और वाई का, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट आ गए, ये रहे, एक आ गया ये वाला पॉइंट, एक आ गया हमारा ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला है एक जी पॉइंट है, ठीक है। अगर हम एक्स की बात करें, ठीक है, ये वाई का है ना, वाई का है तो वो हम कर रहे हैं ओ एच एंड ओ के, ठीक है। और अगर हम एक्स की बात करें ओ आर और ओ टी, ठीक है। अब देखो अगर ये दिख नहीं रहा तो मैं वही रेड कलर ले लेती हूँ वापस, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री ए बात करिए एक्स का, और ये वाई है, ये ओ आर है, और ये ओ टी है, ये ओ एच है, और यहाँ ओ के है, और ये कंट्री बी की बात करें, ठीक है। कंट्री बी हमारी अगर प्रोड्यूस करती है एक्स और वाई, तो एक्स का हम कितना कर रहे हैं, ओ आर यूज़ कर रहे हैं, ओ आर लेबर यूज़ कर रहे हैं, और कैपिटल कितना कर रहे हैं, ओ टी। अगर हम वाई का देखें तो हम कितना कर रहे हैं, लेबर ओ एच यूज़ कर रहे हैं और ओ के यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे लिए बेटर क्या है, जो बी है उधर लेबर अबंडेंट कंट्री है। लेबर अबंडेंट मतलब कि लेबर उधर ज़्यादा है। अगर लेबर ज़्यादा है तो हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, लेबर की हेल्प से जो प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं हम वो यूज़ करें। तो लेबर की हेल्प से हम एस पॉइंट पे ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं, यानी ए वाले पॉइंट पे। तो एस पे हम ओ आर और ओ टी लेबर से हम कौन सा कमोडिटी बना सकते हैं, एक्स कमोडिटी। तो हम एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। तो कंट्री बी क्या करेगी, एक्स का प्रोडक्शन करेगी, और कंट्री ए किसका करेगी, वाई कमोडिटी करेगी। क्योंकि कंट्री बी क्या है हमारी, अब कंट्री बी हमारी लेबर अबंडेंट है, कंट्री ए हमारी कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, ठीक है। तो ये हेक्सर-रोलिन थ्योरी कहती है। अब यहाँ पे अब इस थ्योरी में क्या फ़र्क था, हैबलर ने हमारा यहाँ पे हमारे दो फैक्टर आ गए, लेबर एंड कैपिटल। अब लेबर एंड कैपिटल दोनों का यूज़ करके हमें स्पेशलाइजेशन देखना है। देन हम देखेंगे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस कमोडिटी में कम आ रहा है, एक्स में कम आ रहा है या वाई में कम आ रहा है। अगर वाई में कम आ रहा है तो हम वाई का प्रोडक्शन करेंगे, एक्सपोर्ट भी वाई करेंगे। अगर एक्स का कम आ रहा है तो हम एक्स का प्रोडक्शन करेंगे और एक्सपोर्ट भी एक्स करेंगे। तो यहाँ पे नीचे वही लिखा हुआ है, कैपिटल रिच कंट्री produce and export capital rich commodity and labor country produce and export labor abundant commodity। तो सिंपल सी हेक्सर-रोलिन की थ्योरी है। ये फिगर देख के घबराइए मत, बस इसके पॉइंट याद रखिए। जो कंट्री जिसमें अच्छी है वो उसका ही प्रोडक्शन करेगी। अगर कंट्री ए लेबर अबंडेंट है तो वो लेबर से की हेल्प से प्रोड्यूस हुए गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और जो कंट्री बी है अगर वो कैपिटल इंटेंसिव है तो वो ऐसे करेगी, ठीक है। जो भी आपको फिगर में दे रखा है या क्वेश्चन में हमें अगर लिखा हुआ है कंट्री बी इसका है तो वो किसका प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। वैसे ये फिगर से नहीं पूछेंगे, पर फिर भी अगर फिगर से पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। तो ये सबसे पहले थ्योरी दी किसने थी, तो ये दी थी पॉल एस सैमुअल्सन ने दी थी। ये थ्योरी दी थी पॉल एस सैमुअल्सन ने, ठीक है, और ये आई थी 1948 में। अब ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी मेन क्या कहती है, जो प्राइस है, अब ये ध्यान से देखिए, ये प्राइस की बात करिए, फैक्टर्स के प्राइस, ठीक है। फैक्टर के प्राइस कौन से होते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फैक्टर कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। एक होता है लैंड, ठीक है, लैंड ले लो चाहे कैपिटल ले लो। देन हमारा एक होता है लेबर, ठीक है, लैंड ले लो चाहे लेबर ले लो, ठीक है। तो अब इनका प्राइस क्या होगा जो इनको मिलता है, लैंड को क्या मिलता है, रेंट, या फिर कैपिटल भी ले सकते हैं, लैंड की जगह हम कैपिटल, उसको भी क्या, रेंट। देन लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। तो ये हमें याद रखना है। अब ये थ्योरी क्या कहती है, प्राइस ऑफ आइडेंटिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज वेज रेट और रेंट ऑफ कैपिटल, वेज रेट और रेंट ऑफ कैपिटल विल बी इक्वलाइज्ड। मतलब हमारा जो आर है वो W के इक्वल होना चाहिए। जब भी हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है बाहर किसी कंट्री के साथ, तो हमें अपने फैक्टर्स को, दोनों कंट्रीज़ के फैक्टर को इक्वल करना पड़ेगा प्राइस को, तब जाके हमारा जो ट्रेड है बेनिफिशियल रहेगा दोनों कंट्रीज़ के लिए,
ठीक है, तो ये किसने बताया था, ये सैमुअल्सन ने बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं जो इसकी मेंस आ जाती है अजम्पशंस, तो वही सेम हम करेंगे आज भी। देयर आर 2 कंट्रीज ए एंड बी, 2 कमोडिटी। अब इधर हमने फूड एंड क्लोथिंग ले लिया है, देन 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, परफेक्ट कंपटीशन है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ टैरिफ, टेस्ट आर आइडेंटिकल, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे सेम ही पॉइंट है, सेम है। देन 10th है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ, अब यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर इंटेंसिटी आर डिफरेंट, मतलब फैक्टर इंटेंसिटी है ना वो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है फॉर ईच कमोडिटी। मतलब एक्स और वाई क्या है, हमारे कमोडिटी है, मतलब इसके अंदर हमने क्या लिया है, फूड और क्लोथिंग है ना, फूड और क्लोथ लिया है फैक्ट कमोडिटी। तो इनके जो फैक्टर इंटेंसिटी यानी ये लेबर इंटेंसिव है या ये हमारी कैपिटल इंटेंसिव है, तो ये उस बारे में बात करी हुई है। तो लेबर इंटेंसिव है, ये कैपिटल, तो ये दोनों की अलग अलग रहेगी। टेक्निकल प्रोडक्शन फंक्शन ये हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ और देख लेते हैं, कंट्री ई क्या है, कैपिटल अबंडेंट है, और कंट्री बी क्या है, लेबर अबंडेंट है। कोई भी स्पेशलाइज नहीं है एक कमोडिटी में। ठीक है, अब हम थ्योरी मेन थ्योरी पे चलते हैं, सैमुअल्सन फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। तो इसके अंदर क्या होगा, हमें क्या करना है, रेंट को वेजेस के इक्वेट करना है। तो इसमें क्या कहते हैं, रियल फैक्टर प्राइस मस्ट बी एग्जैक्टली, अब जो रियल फैक्टर प्राइस है वो हमें क्या करना है, इक्वल करना है। किसको, रियल फैक्टर प्राइस मस्ट बी सेम इन बोथ कंट्रीज इन रीड द प्रपोर्शन। अब जो हम प्रपोर्शन लगा रहे हैं इनपुट्स का फूड में, जो हम फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं अमेरिका में और जो ब्रिटेन में भी फूड प्रोडक्शन हो रहा है, उनका भी प्रोपोर्शन हमें क्या करना है, इक्वल करना है। ऐसे ही क्लोथ का अमेरिका में और ब्रिटेन में दोनों को क्या कहेंगे, सेम होना चाहिए। तो इसीलिए सैमुअल्सन ने क्या दिया है, एक इन्यूटेटिव प्रूफ दिया है। क्या दिया, इन्यूटेटिव प्रूफ दिया है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, रेशियो। इसमें हम बात करते हैं रेशियो की, रेशियो प्राइस ऑफ फूड टू क्लोथिंग ईच कंट्री विल बी इक्वल। अब यहाँ पे प्राइस ऑफ फूड और क्लोथिंग की जो रेशियो है इक्वल रहेगी, और ईच कंट्री की जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। एक साइड क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड है, एक तरफ क्या मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, देन आ जाता है फ्री ट्रेड विल इक्वलाइज नॉट ओनली इन, हमें खाली फ्री ट्रेड करने के लिए हमें खाली कमोडिटी प्राइस ही नहीं बल्कि हमें फैक्टर प्राइस का भी ध्यान रखना पड़ता है। इन दोनों को भी हमें इक्वल करना पड़ता है, सो दैट ताकि जितने भी लेबर है, मतलब ऑल लेबर्स ऑन द सेम वेज रेट, जितना कि लैंड वालों को रेंट मिल रहा है उतना ही लेबर्स को उनकी वेजेस मिल सके। ठीक है, तो ये हमारी सैमुअल्सन फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम कहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे अब टेस्ट करेंगे इन्यूटेटिव प्रूफ। ठीक है, तो हम पहले एक फिगर देख लेते हैं अच्छे से। पहले तो ये आ गई हमारी फिगर। तो ये आ गई हमारी फिगर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, ये हमारी लेबर है। एक मिनट, कंट्री 1 है, ए और बी का जो ए और बी लाइन है वो कंट्री 1 की है, सी एंड डी लाइन वो क्या है, कंट्री बी की है। अब यहाँ पे ए है, एक टी पॉइंट पे है, एक बी भी है, एक एस पॉइंट पे है। ए यानी कंट्री ए की है, ये फूड की है और ये क्लोथ की है। ठीक है, वो हम ये सारा का सारा पैरे में भी लिखा, पैराग्राफ में लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो देख लेते हैं फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन शो 2 कंट्रीज। तो सबसे पहले हमने 2 कंट्री ली है, कंट्री 1 है, कंट्री 2 है, दोनों डिफरेंट कमोडिटी है, फूड है, क्लोथिंग है। ठीक है, ए और बी कर्व है।
ए बी लाइन फैक्टर प्राइस लाइन है ईच कंट्री की, और सी डी है। कैपिटल 1 क्या, कंट्री 1 क्या है, कैपिटल अबंडेंट है, और कंट्री बी क्या है, लेबर अबंडेंट है। ठीक है, तो ये सारा वही फिगर वाला लिखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं अब मेन क्या कह रहे हैं। तब कंट्री 1 की बात करते हैं। ठीक है, कंट्री 1 की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स इट्स कैपिटल इंटेंसिव क्लोथ। अब कंट्री 1 क्या एक्सपोर्ट करेगी, कैपिटल इंटेंसिव क्लोथ, क्योंकि इसके पास क्या है, कैपिटल ज़्यादा है। तो हमने ये तो बात कर ही ली थी ना, कंट्री ए है तो यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं, जो कंट्री ए है उसके पास क्या है, कैपिटल है ज़्यादा, और बी के पास क्या है, लेबर ज़्यादा है। ठीक है, तो वो कंट्री 1 क्या करेगी, कैपिटल इंटेंसिव ही करेगी, और बी क्या करेगी, लेबर इंटेंसिव करेगी। ठीक है, तो कंट्री दिस ट्रेड प्रोसेस कोज कैपिटल प्राइस टू राइज इन कंट्री। अब जो हम थ्योरी में कहना चाह रहे हैं, ये इक्वल कैसे करेंगे हम, ठीक है, ये वो उस बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इस फिगर के अलावा कहीं और लेके जाती हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा होगी। अब ये देखिए, ये क्या बनाया मैंने, चार्ट सब बनाया है। तो अब कंट्री 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। कंट्री 1 है और कंट्री 2 है। अब कंट्री 1 क्या है, कैपिटल अबंडेंट है। क्या है, कैपिटल वहाँ पे ज़्यादा है, और वो अच्छी किस्में हैं क्लोथ बनाने में। ऑब्वियसली क्लोथ बनाने में स्पेशलाइजेशन है। वो क्लोथ किससे प्रोड्यूस करेगी, कैपिटल लगा के। वो किससे बनाएगी, कैपिटल की हेल्प से ही क्लोथ बनाएगी। तो जब कैपिटल हमारे पास कम, मतलब हमारे पास अबंडेंट है, तो ऑब्वियसली जो कैपिटल का प्राइस है वो क्या चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्राइस ऑफ क्लोथ भी हमें क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। मतलब हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ही कम आ रही है, तो उससे हमारा प्राइस ऑफ क्लोथ भी कम ही होगा। जब प्राइस क्लोथ के कम है तो उससे क्या होगी, क्लोथ की डिमांड बढ़ जाएगी फॉरेन कंट्री में। मतलब मान लो एक चीज़ है 10 रुपीज़ की मिल रही है, ठीक है, कहीं और वो 20 रुपीज़ की मिल रही, तो ऑब्वियसली 10 रुपीज़ वाले की ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी तो सारे लोग यहाँ से भी शिफ्ट करके कहाँ चल जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे ही प्राइस ऑफ क्लोथ कम होगा, डिमांड बढ़ जाएगी फॉरेन में, जिससे क्या होगा, कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी और वेजेस हमारी कम हो जाएगी। ऐसा ही कंट्री 2 में है, कैपिटल के प्राइस बढ़ जाएंगे और वेजेस के कम हो जाएंगे। ठीक है, अब कंट्री 2 में क्या है, लेबर अबंडेंट, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, तो जिससे क्या होगा, कैपिटल फिर से हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब लेबर अबंडेंट में क्या है, वो फूड में अच्छे है, फूड में अच्छे है तो लेबर का प्राइस बढ़ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे फूड का प्राइस, सॉरी यहाँ पे लेबर का प्राइस कम होगा, ये गलत लिखा है। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन फूड में है तो हमारे पास लेबर अबंडेंट में है, जिससे हमारे पास लेबर का प्राइस कम है। लेबर का प्राइस कम होने से प्राइस ऑफ फूड भी कम होगा, जिससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, वेजेस भी बढ़ेगी ना, लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो वहाँ वो क्या प्रेफर करेंगे, वेजेस ज़्यादा लेना प्रेफर करेंगे। वेजेस बढ़ जाएंगे और कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये मेन थ्योरी कहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं फिगर में हमने जो देखा था। तो कंट्री यहाँ पे आ जाए, दिस इज ट्रेड प्रोसेस कोज कैपिटल प्राइस राइज टू इन कंट्री 1। अब इसमें जो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है उसी में ही कैपिटल के प्राइस बढ़ जाएंगे और लेबर के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे कंट्री 2 में। ठीक है, एडिशनली द प्राइस ऑफ स्कार फैक्टर इन बोथ कंट्री डिक्रीज। और जो स्कार फैक्टर के प्राइस है दोनों में ही क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू डोमेस्टिक डिमांड, क्योंकि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बढ़ चुकी है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक दोनों की कंट्री के इक्वलाइज नहीं होंगे। क्या हो गया था कंट्रीज के अंदर, क्या हो गया था, उनके पास वेजेस, मान लो कंट्री ए कैपिटल अबंडेंट है तो उनके पास क्या, रेंट कम हो गया था। ठीक है, ऐसे ही क्या हो गया था, यहाँ पे उनके पास लेबर कम हो गया था। तो हमें क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है, दोनों को ही बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया है, इक्वेट करने के लिए ये ही किया है कि जैसे उनके प्राइस कम हुए जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, प्राइस कम हो गई जिससे डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली रेंट भी बढ़ गया और वेजेस भी बढ़ गया। तो ये होता रहेगा जब तक दोनों के प्राइस इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट टी पे आगे हम और एस पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट और है हमारा और यहाँ पे एक पॉइंट और है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है
अब जब यहाँ पे कैपिटल हमारे पास अबंडेंट थी, कैपिटल जब हमारे पास अबंडेंट थी, तब हमने ज़्यादा प्राइस कम थे तो डिमांड बढ़ गई, तो हमने क्या किया, अब हम कैपिटल के प्राइस बढ़ने की वजह से अब हमारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये इसको हम कोन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये कोन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों के दोनों इक्वल में आ जाएंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये ही सैमुअल्सन ने थ्योरी दी थी कि दोनों के प्राइसेस इक्वल हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी थ्योरी खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सैमुअल्सन थ्योरम, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, स्टॉपलर सैमुअल्सन की थ्योरम है ना, उसने दो टॉपिक्स पे बात की, उसने दो थ्योरी दी है। तो ज़्यादातर ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों थ्योरी को मिक्सअप कर देते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसने दो थ्योरी दी है, दो इफेक्ट्स के बारे में बताया है। तो फर्स्ट इफेक्ट हम बात कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कमोडिटी प्राइस ऑन रियल फैक्टर रिवॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो स्टॉपलर सैमुअल्सन है वो किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे जो इफेक्ट है वो कमोडिटी के रियल फैक्टर पे, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, रियल फैक्टर रिवॉर्ड की बात कर रही है। जबकि दूसरी थ्योरी में उन्होंने इनकम के बारे में बात के टैरिफ को लेके चले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें फैक्टर रिवॉर्ड के बारे में बात करनी है। तो ये ही, इससे ही कंफ्यूजन हो जाती है। ये मेन सिर्फ यही है, टैरिफ से और ये फैक्टर रिवॉर्ड, जिससे ये थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड होती है और ये उलझ जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस थ्योरी में स्टॉपलर सैमुअल्सन ने क्या कहा है। तो थ्योरी एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ चेंज इन कमोडिटी प्राइस फॉर द रियल रिवॉर्ड ऑफ द फैक्टर। तो उसने पहले तो ये बताया है, जब भी कमोडिटी प्राइस का चेंज आएगा, मतलब प्राइसेस में चेंज आएंगे, तो जो फैक्टर है उनके रियल रिवॉर्ड में कैसे चेंजेस आएंगे, उनको क्या प्राइस मिलेगा, उनको रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बात आती है वो हम यहाँ पे इंडिविजुअल रिवॉर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल रिवॉर्ड की बात करते हैं, फैक्टर्स के इंडिविजुअल, मतलब जैसे लेबर है, कैपिटल है, वैसे। ठीक, इट्स स्टेट टू फैक्टर टू कमोडिटी। अब हमने हर थ्योरी में यही पढ़ा है, टू फैक्टर्स है, टू कमोडिटी है। ठीक है, अब ये अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरा दिया हुआ है, ए राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब यहाँ पे बात करें, कोई भी कमोडिटी का ना प्राइस बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा रियल रिवॉर्ड ऑफ द अबंडेंट फैक्टर यूज्ड इन द प्रोडक्शन। ठीक है, अब रियल फैक्टर रिवॉर्ड है। अब हम, ये सिंपल सी थ्योरी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर हम जब दूसरी थ्योरी को भी देख लेते हैं ना, अगर इसका दूसरा इफेक्ट जो इनकम पे है, जो टैरिफ से रिलेटेड है, तब हम इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। पर ये अब सिंपल सी है। अगर हम रियल फैक्टर रिवॉर्ड इसमें कहते हैं, जो लेबर अबंडेंट, मान लो कोई लेबर अबंडेंट कंट्री है। ठीक है, अगर लेबर अबंडेंट कंट्री ने लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगा के कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, प्रोड्यूस किया है, अगर उसके प्राइस में राइज होगा तो उन्हीं के फैक्टर्स को रियल रिवॉर्ड भी इंक्रीज होगा। जैसे कि हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगा के हमने फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया। जैसे ही फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ तो प्राइस भी किसका बढ़ेगा, फूड का। जब प्राइस फूड का बढ़ेगा तो जो फैक्टर्स इसमें लगे हैं, जो कि लेबर लगा है, तो लेबर को भी क्या रिटर्न में उससे भी रिवार्ड क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। और जो दूसरे फैक्टर है, दूसरी कमोडिटी में लगे हुए स्कार फैक्टर, उनका जो रिवॉर्ड है वो क्या होगा, डिक्रीज हो। तो सिंपल सी थ्योरी है स्टॉपलर सैमुअल्सन की। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसकी अजम्पशन, जो कि हर थ्योरी की मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। टू कंट्री है, टू कमोडिटी है, टू फैक्टर है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, परफेक्ट कंपटीशन है, फैक्टर इमोबाइल है। ये सेम है। प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर है, होमोजीनियस है, ट्रेड अनचेंज है, फैक्टर्स की सप्लाई फिक्स्ड है, ये सारी सेम है। ठीक है, अब हम थ्योरी देखते हैं। ठीक है, जो वो बता रहे थे कि जिसका फैक्टर का प्राइस के चेंज होने से अबंडेंट वाले ही फैक्टर में रिवॉर्ड आता है, तो ये उसके बारे में बात करी हुई है। सबसे पहले यहाँ देखिए, अब हमने दो ले लिए हैं प्रोडक्ट, हमारे क्या क्या है, एक हमने ले ली है वीट, एक हमने क्या ले ली है वॉचेस। ठीक है, दो कमोडिटी आ गई। अब दो टेक्निक ले ली, एक है लेबर अबंडेंट है, एक है कैपिटल अबंडेंट।
अब वीट है वो लेबर से ही बनी हुई चीज़ें बनाएगी, लेबर टेक्निक लगाएगी, लेबर इंटेंसिव बनाएगी, वो चीज़ वाले कैपिटल इंटेंसिव बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, बिफोर ट्रेड एट पॉइंट एम। अब यहाँ पे बिफोर ट्रेड पे बात करी हुई है, यहाँ पे क्या है, हम पॉइंट एम पे दिया हुआ है। जब ट्रेड व्हेन ट्रेड कमेंस, अब जब ट्रेड कमेंस हुआ, दिस लेबर सरप्लस कंट्री, अब जैसे ही मान लो लेबर सरप्लस कंट्री है, प्रोडक्शन एक्सपेंड किया। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं इंटरनेशनल थ्योरीज में क्या होता है, हम ट्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि हम पहले एक्स और वाई दोनों कोमोडिटीज़ को बना रहे होते हैं, पर वो हमसे कम बनती है क्योंकि एक में हमारे पास स्कार फैक्टर है, एक में हमारे पास अबंडेंट है। तो हम क्या करते हैं, स्कार फैक्टर को इंपोर्ट कर लेते हैं और जो अबंडेंट फैक्टर है वो उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास ज़्यादा होते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारी कम हो जाती है। तो अब क्या है, जो लेबर अबंडेंट कंट्री है उसने क्या किया है, अपना जो प्रोडक्शन है बढ़ा लिया, जैसे आम थ्योरीज में कहते हैं। तो लेबर सरप्लस कंट्री ने अपना जो प्रोडक्शन है वीट का उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है, यानी लेबर गुड्स को बढ़ा दिया, और वो चीज़ का प्रोडक्शन उन्होंने कम कर दिया, जैसे कि हमेशा हर थ्योरी में कहते हैं द प्रोडक्शन नाउ टेक प्लेस एट एन। अब क्या कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया, अब वो कहाँ पे पहुँच गए, पॉइंट एम पे पहुँच गए हैं। यहाँ से एम से यहाँ चले गए, क्योंकि वीट का हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, वीट का प्रोडक्शन बढ़ाया और लेबर की हेल्प से बढ़ाया। तो लेबर की देखो, लेबर यहाँ से लेके यहाँ चला गया, लेबर इंक्रीज हो गया, ठीक है। प्राइस ऑफ लेबर राइजेस रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ, मतलब एज कम्पेयर टू कैपिटल हमने लेबर के प्राइस को बढ़ा दिया क्योंकि हमने उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमें ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है। अब हमने ये बढ़ा दिया। एज द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टेबल कॉमोडिटी क्लोथ एक्सपेंड, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे क्लोथ नहीं आएगा, यहाँ पे वीटी आएगा, ठीक है। एज द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सपोर्टेबल कॉमोडिटी, जो वीट है अब हमने उसका बढ़ाया था तो वो एक्सपेंड हो गया, तो रिसोर्सेज क्या हुए, डाइवर्ट हो गए। जो हम वीट में, जो हम वॉचेस में लगा रहे थे वो हमने शिफ्ट करके कहाँ लगा दिए, वीट में लगा दिए। तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड रिसोर्सेज डाइवर्जन टू दिस इंडस्ट्री विल कोज ए राइज इन द प्राइस ऑफ वाइट। तो इससे क्या हुआ, प्राइस वीट का बढ़ गया, ठीक है। रिलेटेड टू दैट ऑफ वॉचेस, जैसे कि हमें पता है डिमांड एंड सप्लाई की बात करें, अगर हम सप्लाई बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, प्राइस भी बढ़ जाता है। जैसे हमें पता है ना, प्राइस बढ़ने पे सप्लाई, ठीक है, वैसे ही है ये कि जैसे ही हमारा एक्सपेंशन हुआ, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ गया, जैसे ही डिमांड भी बढ़ने लगी तो हमने वीट का प्राइसेस भी बढ़ा दिया। तो एक्सपेंडिंग वीट इंडस्ट्री वांट टू एम्प्लॉय मोर वर्कर, अब ये और ज़्यादा वर्कर चाह रही है, ठीक है। देन आर बीइंग, जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग, जो वॉच इंडस्ट्री है, मान लो वॉचेज़ में पहले 100 वर्कर थे, ठीक है, 100 वर्कर्स लगे हुए थे, और यहाँ मान लो वीट है, वीट में मान लो 200 लेबर लगे हुए हैं। मान लो वीट वालों ने अपना प्रोडक्शन 300 का कर दिया, पर जो वॉचेस वाले ने ना कितने लेबर रिलीज़ करे, सिर्फ 50 ही लेबर रिलीज़ करे है। जितना हमने वीट का बढ़ाया ना उतना नहीं उन्होंने रिलीज़ किया, उसने कम रिलीज़ किया एज़ कम्पेयर टू वीट, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द बाइंडिंग ऑफ प्राइस ऑफ लेबर, जिससे क्या हुआ, लेबर के प्राइस बाइंड अप हो गए। एट द सेम टाइम वॉच इंडस्ट्री रिलीज कैपिटल, अब ये सेम टाइम पे मैं बता रही थी कि जो लेबर है वो कम रिलीज, कैपिटल रिलीज हो गई, विच द वीट इंडस्ट्री कैन ऑब्जर्व। और ये तभी वो, अब इंडस्ट्री को क्या चाहिए, वीट को क्या चाहिए थे, ज़्यादा लेबर चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपेंशन बढ़ा दिया, पर उनको क्या मिल रहा है, कैपिटल मिल रहा है, क्योंकि लेबर तो जो वॉच इंडस्ट्री है उसने कम रिलीज़ करी थी। पर हम अगर हमें कैपिटल भी लेने हैं इनसे तो उनका भी कैपिटल का प्राइस क्या होना चाहिए, लो होगा। अगर कैपिटल का प्राइस लो होगा तभी वीट वाले लेंगे, क्योंकि जो वीट इंडस्ट्री है जहाँ पे ये कंट्री में वीट प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल के प्राइसेस काफ़ी हाई है, तो उसको क्या होना चाहिए, लो होगा। अगर कैपिटल का प्राइस लो होगा तब ही वीट इंडस्ट्री ऑब्जर्व करेगी, जिसकी वजह से हमें कैपिटल का प्राइस लो करना पड़ता है और देन ही वीट का वो होता है, वीट में यूज होता है। तो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर अलॉन्ग विद द हाईएस्ट प्राइस, जिससे क्या होगा, ओ सॉरी ये लाइन रिपीट होगी, प्राइस ऑफ लेबर इम्प्लाई दैट द एब्सोल्यूट इनकम शेयर ऑफ लेबर इन नेशनल इनकम राइज। अब लेबर के प्राइस बढ़ने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट लेबर की इंक्रीज होने से तो इनकम भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। इनकम इंक्रीज हो गई तो दूसरी तरफ क्या है, कैपिटल कम हो गई, जो कैपिटल में लगे हुए थे बंदे वो कम हो गए, ठीक है, जिससे कि कैपिटल का शेयर भी कम हो गया। तो इससे क्या कंक्लूजन क्या निकला है कि जो अबंडेंट फैक्टर है उनका बेनिफिट क्या है, हाई है, ज़्यादा है अबंडेंट फैक्टर का,
ठीक है, अबंडेंट लेबर का। और जो स्कार फैक्टर है, स्कार फैक्टर है उसका रिड्यूस है। तो ये ही स्टेपलर सैमुअल्सन ने थ्योरी में कहा है अपनी थ्योरी में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी थ्योरी खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ये थ्योरम कब आई थी? ये आई थी 1955 में। तो अब ये थ्योरी क्या कह रही है? तो इसमें भी वही बात हो रही है, टू फैक्टर टू कमोडिटी थ्योरी है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमी राइज इन द सप्लाई ऑफ वन फैक्टर। अब इसमें जैसे कि हमें पता है दो फैक्टर होते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा है ना हमारे पास दो फैक्टर है, दो कमोडिटी है। फैक्टर जैसे कि हमारे पास है लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, हमारे पास दो हमारे पास फैक्टर है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक फैक्टर की क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे। जब हम एक फैक्टर की सप्लाई बढ़ाएंगे तो ये क्या होगी, दूसरे फैक्टर को हमें कांस्टेंट रखना है। इसकी सप्लाई कांस्टेंट रखते हुए तो जो हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा, जो हमारा आउटपुट है इंक्रीज होगा, ठीक है, आउटपुट इंक्रीज होगा, तो वो क्या होगा, that use the increased factor intensively and to decline in the output of the other factor। तो जो फैक्टर इंटेंसिवली इंक्रीज होगा उससे क्या होगा, प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और दूसरे कमोडिटी का आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये बात करी हुई है। मान लो एक लेबर अबंडेंट कंट्री है, चलो मैं ये आगे बताऊंगी। मेन पहले ये थ्योरी क्या कहना चाहते हैं वो समझ लीजिए। दो फैक्टर्स है, दो कमोडिटी वाली थ्योरी है। एक फैक्टर को हम बढ़ा रहे हैं, दूसरे को कांस्टेंट रख रहे हैं। जब हमने एक फैक्टर को बढ़ाया तो उससे क्या हो रहा है, आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आउटपुट किसका इंक्रीज हो रहा है, जो हमने फैक्टर इंटेंसिवली ज़्यादा लगाया है उसकी ही कमोडिटी का आउटपुट इंक्रीज होगा और दूसरे का आउटपुट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरी कहती है। आगे देखते हैं इसकी अजम्पशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी थ्योरीज की। तो वही इसमें हम वही सेम बात कर रहे हैं। दो कंट्री है, दो कमोडिटी है, दो फैक्टर है, परफेक्ट कंपटीशन है। फैक्टर इंटेंसिटी जैसे लेबर इंटेंसिव है और कैपिटल इंटेंसिव है। प्राइस हमारे कांस्टेंट है, प्रोडक्शन फंक्शन अलग अलग है। सप्लाई हमारी चेंज है एक फैक्टर की, क्योंकि हमने एक को चेंज किया है। दोनों फैक्टर डिविजिबल है, मोबाइल है और सब्स्टिट्यूएबल भी है। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या कहती है, तो मैंने अभी ये थ्योरी में बताया है कि हमारे पास क्या है, हमने एक फैक्टर को इंक्रीज करना है। तो उससे क्या होगा, इसमें यहाँ से देखिए आप लोग, इंक्रीज इन द अंडोमेंट ऑफ वन फैक्टर, मतलब एक फैक्टर की सप्लाई इंक्रीज करने से विल इंक्रीज बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन द आउटपुट, मतलब कि आउटपुट ज़्यादा बढ़ेगा जो कि इंटेंसिवली यूज़ हो रहा है, और रिड्यूस द आउटपुट ऑफ अदर कमोडिटी। ठीक है, जैसे कि हमारा फिगर में दे रखा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये और ये हमारा इंक्रीज होकर हो गया है यहाँ। ठीक है, जो इंटेंसिवली हमने फैक्टर यूज़ किया है उसका जो आउटपुट है ज़्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू अदर फैक्टर जो कि स्कार है। ठीक है, ये हमारी थ्योरी है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं कंट्री वन क्या है, हमारी लेबर अबंडेंट है। जो हमारा मेन हमारा जो होता है, कंट्री वन हमारी लेबर अबंडेंट है और कंट्री टू हमारी क्या है, कैपिटल अबंडेंट है। कमोडिटी एक्स हमारी लेबर इंटेंसिव है और जो कमोडिटी वाई है वो कैपिटल इंटेंसिव है। अब बिफोर ग्रोथ, मतलब हमने अभी सप्लाई नहीं इंक्रीज करी, तो उससे पहले हम कहाँ पे है, बी पॉइंट पे, मतलब हम बी पॉइंट पे है, हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाई, तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे इतना और इतना। ठीक है, हम x को कितना लगा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 130 यूनिट ऑफ x बना रहे हैं और 20 यूनिट y का बना रहे हैं। आफ्टर हमने क्या किया, लेबर की है वो ग्रोथ बढ़ा दी, लेबर की सप्लाई बढ़ाई, तो उससे क्या हुआ, आउटपुट हमारा इंक्रीज हो गया मोर देन डबल। मतलब 130 है, यहाँ 130 का डबल कितना होता है, 260 होता है, पर इंक्रीज कितना हुआ है, 270। तो इसका मतलब क्या है, जो लेबर देन डबल हो गई। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं, कंट्री वन प्रोड्यूस कर रही है 270 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी एंड 2 यूनिट ऑफ वाई कमोडिटी। अब बढ़ के कितना हो गया है, वाई का कितना हो गया है, 10 हो गया है अब। ठीक है, ये हो गया है आफ्टर ग्रोथ के बाद। ठीक है,
ऐसा क्यों हुआ, ये हम आगे देखते हैं। आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स राइज वाइल आउटपुट ऑफ वाई का डिक्लाइन। एट द कॉन्स्टेंट कमोडिटी प्राइस है इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स एक्सपेंड बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन देन एक्सपेंशन इन द अमाउंट ऑफ लेबर बिकॉज, अब ये आ गया ना, बिकॉज सम लेबर एंड कैपिटल आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई टू प्रोडक्शन एक्स, जिसको हम मैग्नीशियन इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमने जो लेबर लगाए हैं, ठीक है, वो तो लगे ही लगे हैं, पर जो हमारा कैपिटल भी तो साथ में लग रहा है। ओनली लेबर नहीं, हमारा कैपिटल भी बढ़ रहा है साथ में। कैपिटल के साथ जब हम लगाते हैं ना, तो प्रोडक्शन में ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से आउटपुट हमारा एक्सपेंड होता है। तो उसी को ही मैग्निफिकेशन इफेक्ट कहता है, उसी को इस थ्योरी में बताया गया है, ठीक है। इसको ही रैबर्सन्स की थ्योरम कहते हैं। सिंपल सी बात करें, हम हमेशा कहते हैं डबल हो जाएगा, और जैसे पर वाई का जैसे 10 से डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, दूसरी कंट्री में वाई का एक्स कंट्री 1 में ही 10 से डिक्रीज़ हुआ है ना, पर जो हमारा एक्स कमोडिटी है वो डबल से भी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मैग्निफिकेशन इफेक्ट इसमें लगा है। मैग्निफिकेशन इफेक्ट क्योंकि लेबर एंड कैपिटल दोनों ही ट्रांसफ़र हुए हैं वाई से, ठीक है, तो उससे दोनों डबल से भी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसको ही रैबर्सन्स की थ्योरम कहते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। व्हाट इज़ मर्केंटिलिज्म, तो यहाँ पे लिखे व्हाट इज़ मर्केंटिलिज्म। तो मर्केंटिलिज्म एक क्या चीज़ है, नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है। अब मोटा मोटा ये एक तरह से क्या है, थ्योरी है। थ्योरी तो जब बंदे ना थ्योरी दे ही है, पर ये एक तरह से पॉलिसी बनाई होती है किसी कंट्री ने। उन्हें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है अपना एक्सपोर्ट, ठीक है। मतलब कि उनको एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना है और इंपोर्ट को क्या है, मिनिमाइज करना है। तो मर्केंटिलिज्म मोटा मोटा यही कहती है। दूसरे शब्दों में बात करें तो इट सीक्स टू मैक्सिमाइज द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब उन्होंने जो अपना एक्यूमुलेशन है रिसोर्सेज, वो क्या करने हैं, मैक्सिमाइज। हर बात पे यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमाइज करने की बात करी है। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो। तो हर कंट्री को अपनी जो फेवर में चीज़ें हैं उनको क्या है, मैक्सिमाइज करना है, ताकि वो, मतलब ये एक तरह से शासन करने वाली थ्योरी, शासन करने वाली बात है कि हमें क्या करना है, दूसरी कंट्रीज़ पे शासन करना है। तो ये वो कह रही है कि हमें अगर हमारे पास पावर होगी तभी हम शासन कर सकते हैं दूसरे देशों पे। तो इस थ्योरी में, बहुत पुरानी थ्योरी है ये, एडम स्मिथ ने दी थी ये थ्योरी, जिसमें शासन करने की बात की। शासन हम तभी कर पाएंगे ना जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर होगी, वेल्थ होगी, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा, इंपोर्ट हमारा नील के बराबर होगा, हम इंपोर्ट कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये एक तरह से वन साइडेड ट्रेड होता है। हमने इंटरनेशनल में पढ़ा था कि दोनों साइड, दोनों कंट्री ट्रेड कर रही है, तो वो अब की थ्योरीज है। और ये मर्केंटिलिज्म बहुत पुरानी है, इसमें एक तरफा ट्रेड है, मतलब हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करनी है, वेल्थ इकट्ठी करनी है, पावर इकट्ठी करनी है, ठीक है। जैसे कि ओरिजिनेटेड कब हुई थी, ये 16वीं सेंचुरी में यूरोप में हुई थी। ये इमरजेंसीज क्यों आई थी, क्योंकि ये नेशन स्टेट, नेशन मतलब खुद के हित के लिए आई थी। द डोमिनेंट इकोनॉमिक थ्योरी वाज द ग्लोबल सप्लाई और वेल्थ वाज फाइनाइट। हमें पता है कि जो वेल्थ है ना वो फाइनाइट, मतलब मान लो गोल्ड की बात ले लेते हैं, गोल्ड हमारा क्या है, फाइनाइट है। तो हमें क्या करना है, गोल्ड या सिल्वर जो भी फॉरेन करेंसी है उसको क्या करना है, डोमिनेंट बनने के लिए हमें सारा का सारा खुद को चाहिए, सप्लाई बढ़ानी है। तो हर कंट्री का इंटरेस्ट किस में है, बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, उसे बचा के रखे, एक्यूमुलेट करे जितना हो सकता है। वेल्थ, अब यहाँ पे लिखा ही हुआ है, वेल्थ का मतलब है सिल्वर और गोल्ड। तो आपको पुराने टाइम में आपको पता है गोल्ड सबसे ज़्यादा था इंडिया के पास, पर वो कहाँ अब शिफ्ट हो गया, बाहर के देश आते गए और वो यहाँ से क्या लेके जाते रहे, गोल्ड और सिल्वर लेके जाते रहे। क्यों, क्योंकि वो एक तरह से वेल्थ थी, पावर थी, जिनके पास ये ज़्यादा होगा वो ही डोमिनेट कर सकती है, ठीक है। तो टू एक्यूमुलेट मोर वेल्थ पावर, फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग करना है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कम करना है, फेवरेबल बनाना है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब थ्योरी क्या कहती है, वही लिखा हुआ है सभी थ्योरी में, पूरी थ्योरी के अंदर यही बात रिपीट होगी
कि नेशन की जो पावर है किस पे डिपेंड करती है, कितना हमारे पास गोल्ड है, कितना हमारे पास सिल्वर है। जितनी ज़्यादा वेल्दियर होगी उतनी ज़्यादा आर्मी होगी, नेवीज होगी, उतना हमें सपोर्ट मिलेगा। कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है राइवल्स पावर के बीच में, जितना ज़्यादा नेशनल वेल्थ होगा वो डिपेंड करता है इन टर्न डिपेंडिंग ऑन कितना हम वेल्थ किस पे डिपेंड करेगा, हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना फेवरेबल में है, कितना हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात चल रही है, एक का गेन होगा, वन नेशन का गेन होगा, एक का लॉस होगा। जबकि आने वाली जितनी भी थ्योरीज है मर्केंटाइलिज्म के बाद इक्वल भी नहीं, मतलब किसी का भी लॉस नहीं होगा, सब गेन करेगी कुछ ना कुछ। पर यहाँ पे क्या है, एक का गेन होगा तो दूसरे का लॉस होगा। एक यहाँ पे एक की विक्ट्री है, दूसरा हमारा कॉम्पिटिटर है, उसको लूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन ए नेशन सोल्ड गुड्स, अब ये चलता कैसे था, जब भी कोई नेशन सोल्ड करता था मतलब एक्सपोर्ट करता था, इट एक्यूमुलेटेड गोल्ड एंड सिल्वर, बट इट इम्पोर्टेड, वो क्या करता था, गोल्ड और सिल्वर बचाता रहता था, एक्यूमुलेट करता था वो जब भी एक्सचेंज करता था, और इम्पोर्ट क्या करता था, फॉरेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, इट हैड टू ट्रांसफर गोल्ड एंड सिल्वर। अब वो सोल्ड करता था तब उन्हें मिलते थे, पर अगर वो इम्पोर्ट कर रहा है तो उन्हें क्या देने पड़ते थे, गोल्ड एंड सिल्वर देने पड़ते थे पेमेंट के रूप में, क्योंकि पहले हमारा पेमेंट गोल्ड और सिल्वर से चलता था। तो हमारा हर्ट क्या है मर्केंटाइलिज्म थ्योरी का, कि हमें एक्सपोर्ट करना है और इम्पोर्ट कम करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, गोल्ड नहीं देना है। गोल्ड तभी नहीं देंगे ना अगर हमारा इम्पोर्ट ही नहीं होगा, तो हम गोल्ड की पेमेंट क्यों करेंगे। ठीक है, तो हमें एक्सपोर्ट पे ध्यान देना है। द आइडल वाज टू इम्पोर्ट नथिंग, यहाँ पे मतलब नील के बराबर है, जीरो, नथिंग के बराबर है, एंड प्रोड्यूस एवरीथिंग, और हमें सारा कुछ खुद से ही बनाना है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हमें खुद से बनाने हैं। मर्केंटाइलिज्म बिलीव्ड ए कॉलोनियल एम्पायर वाज नेसेसरी, वो कहता हमारे क्या बनाना है, कॉलोनियल कॉलोनीज, जैसे नेबर्स होते हैं वैसे ही इस कंट्री, ये मर्केंटाइलिज्म कहती है हमें नेबर के रूप में काम करना है। कॉलोनीज जैसे कि मान लो ये हमारी कंट्री, ये हमारे आसपास के नेबर है, तो और ये दूसरे देश या दूर साइड, तो हमें क्या करना है, जो रॉ मटेरियल है यहाँ से ले लेना, यहाँ से ले लेना, मतलब आसपास से ले लेना है। ठीक है, सो देविड हमें बाहर और दूर जाने की जरूरत नहीं है। कॉलोनीज हमें, यही कॉलोनीज हमें क्या रेडीमेड मार्केट भी देगी। To ensure that colonies added to their national wealth, European countries that established them usually require that they trade only with home country। और ये भी याद रखना, ये जो कंट्रीज़ है, कॉलोनीज़ है, वो सिर्फ होम कंट्री से ही ट्रेड करे, वो यहाँ से ही परचेज करे और ये ही रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करे, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, गवर्नमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या देखेगी, वेल्थ को बढ़ाना है, हमें इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है, वो क्या करेगी, टैरिफ लगाएगी, वो क्या करेगी, मोनोपली देगी, मोनोपली पावर जनरेट करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, किसको, सर्टेन इंडस्ट्री को, ताकि हमें क्या हो, सेल्फ सफिशिएंसी बने, मेंटेन लार्ज नेवी, आर्मी देगी, हमें प्रोटेक्शन देगी, हमें डिफेंड करेगी नेशनल फॉरेन कॉलोनीज से। ठीक है, ये सारी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, जो भी डोमिनेंट है, जो भी इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट का, वो इन सब बातों का ध्यान रखेगी। तो ये ही थ्योरी ये कहती है, पर ये आज के टाइम में नहीं चल रही है मर्केंटाइलिज्म, क्योंकि आज के टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर तो हमने सेव करके रखा है, हमें करेंसी के रूप में हम डॉलर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या हो रहा था, डिप्लीट कर रहा था गोल्ड एंड सिल्वर, हमने उसको स्वैप कर लिया है दूसरी करेंसी से। ठीक है, तो ये भी इसी के साथ हमारी ये आज की टॉपिक ख़त्म होता है मर्केंटाइलिज्म। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। वेंटफोर्थ सरप्लस थ्योरी, वेंटफोर्थ सरप्लस थ्योरी किसने दी थी, सबसे पहले ये दी थी एडम स्मिथ ने। किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी ये थ्योरी। ठीक है, वेंटफोर्थ सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा में, है ना, प्रॉफिट के ज़्यादा, सरप्लस मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वेंटफोर्थ सरप्लस, अकॉर्डिंग टू विच, इसका मतलब क्या है, ट्रेड ऑब्जर्व आउटपुट ऑफ अनएम्प्लॉयड फैक्टर, जो ट्रेड है वो ऑब्जर्व करेगा अनएम्प्लॉयड फैक्टर से, जो भी हमने आउटपुट बनाया है वो भी क्या करेगा, ट्रेड ऑब्जर्व कर लेगा। स्मिथ ने क्या कहा है, व्हेन द प्रोड्यूस ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री एक्सीड व्हाट द डिमांड ऑफ कंट्री रिक्वायर, सरप्लस मस्ट बी सेंड टू, मतलब मान लो हमें हमारी कंट्री की डिमांड थी, अब ये थ्योरी में क्या कह रहे हैं, मान लो हमारी डिमांड थी 100, ठीक है, हमारी कंट्री की, यानी होम कंट्री की डिमांड थी 100, ठीक है,
अब हमने डिमांड तो कर ली, पर हमारा जो आउटपुट है वो हमारा कितना हुआ था 200। अब हमने 100 की डिमांड तो कंप्लीट कर दी, पर अब जो लेफ्ट 100 बचा है उसका क्या करेंगे। अब ये क्या है 100 हमारा, ये हमारा है सरप्लस। ठीक है, ये सरप्लस को क्या करेंगे हम, अब ये सरप्लस को कहाँ लेके जाएंगे, फॉरेन मार्केट में लेके जाएंगे जहाँ पे ट्रेडिंग होगी। ठीक है, सरप्लस सेंट होगा अब्रोड में। ठीक है, एंड एक्सचेंज फॉर समथिंग, मतलब हम उसके बदले में कुछ और ले लेंगे जो हमें चाहिएगा। ठीक है, विदाउट सच एक्सपोर्टेशन, मतलब अगर हम ये नहीं करते हैं, ए पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव लेबर मस्ट बी चीजेज एंड वैल्यू ऑफ इट्स एनुअल प्रोडक्ट यूज डिमिनिश। मतलब अब ये क्या होगा, जो 100 है अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा। इससे हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो कहते इससे अच्छा है अगर हमारे पास ज़्यादा बन ही गया है, हम क्यों ना उसे एक्सपोर्ट कर दें। तो थ्योरी ये कह रही है। In other words, the theory state that in the absence of trade there will be surplus productive capacity रहती है। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा सरप्लस है। ठीक है, when foreign trade started it will not require any transfer of resources away from domestic production। तो अगर हम फॉरेन ट्रेड शुरू कर देते हैं तो हमारा कुछ भी रिसोर्सेज है हम कहीं और शिफ्ट नहीं करते, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंप्लीट करके हम फॉरेन्स की भी रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश करते हैं, और इससे हमारी कंट्री को ही फ़ायदा होता है। इससे हमें फॉरेन करेंसी भी मिलती रहती है। इंटरनेशनल ट्रेड ये क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है कोई भी सरप्लस रिसोर्सेज होता है विदाउट कास्टिंग, कोई भी इससे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, कोई भी स्टेगनेंट नहीं रहती पॉवर्टी, ये इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी बेनिफिशियल रहता है। ड्यू टू फॉरेन ट्रेड देयर विल बी एन इंक्रीज, इससे क्या होगा, एलडीसीज में भी इफेक्टिव डिमांड बढ़ती जाती है। इट अनेबल द एलडीसीज टू एक्सप्लोर वाइडर मार्केट, इससे क्या होता है, लेस डेवलप कंट्री भी वाइडर मार्केट एक्सप्लोर कर सकती है, अपनी मार्केट बना सकती है और कंज्यूम कर सकती है कैपिटल गुड्स भी फॉरेन कैपिटल से। फर्दर एडम स्मिथ हॉलमिन कंसीडर दिस अप्रोच टू बी ये मोर अप्रोप्रिएट किसके लिए है, लेस डेवलप कंट्रीज के लिए। तो ये छोटी सी ही थ्योरी थी जो कि वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी थी, जो किसने, एडम स्मिथ ने दी थी। तो ये आपको आनी चाहिए। तो ये इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। पता चल रहा है कि ये सारी की सारी थ्योरी किस पे है, टेक्निक पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है, टेक्निक पे। ये हमारी टेक्निक, अब मैंने जो प्रीवियस मेरी वीडियोस में क्या बताया था कि जो टेक्निक होती है, टेक्नोलॉजी होती है, वो हमारी सेम रहती है या वो हमारी फिक्स्ड रहती है। मतलब वो हर थ्योरी में मैंने कंसिस्टेंटली बताया था कि ये सेम है, फिक्स्ड है। बट अब इस थ्योरी में जो जिस ऑथर ने दी है वो क्या कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी हमारे ट्रेड में बहुत इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो उसको हम आज स्टडी करेंगे। तो ये किसने दी थी, सबसे पहले ये दी थी एम वी पोजनर ने 1961 में। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं कि जो हमारी टेक्निक है यानी हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका हमारी ट्रेड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो वो कहते हैं ट्रेड पे इसका भी इफेक्ट पड़ता है। जब भी हमने टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल की थ्योरी स्टार्ट करी थी तो धीरे धीरे हम उसके आगे एक्सटेंशन ही करते जा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी आगे एक्सटेंशन ही है कि वो कहते हैं नहीं, ट्रेड पे टेक्निक्स का भी इफेक्ट पड़ता है, उससे भी हमारा ट्रेडिंग पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो कहते हैं ये एक टेक्नोलॉजी हमारी एक ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है, जो हमारे पैटर्न को इफेक्ट करती है। यानी जो हम ट्रेड कर रहे हैं, जिस वे से कर रहे हैं, तो उसको भी इफेक्ट करती है। अब इसके अजम्पशंस देख लेते हैं। जैसे हम हर थ्योरीज में करते हैं अजम्पशन, टू कंट्रीज है, सिमिलर फैक्टर ऑर्नामेंट है, डिमांड कंडीशन सिमिलर है, प्री ट्रेड फैक्टर भी सिमिलर, टेक्नोलॉजी क्या है, अब ये डिफरेंट है। ठीक है, इसमें ये अलग पॉइंट आ गया। अब थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी कहती है कि यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस है, इनोवेशन, मतलब कि टेक्निक्स क्या है, टेक्नोलॉजी जो हमारी जैसे कंप्यूटर्स में आती है, जैसे हम कंप्यूटर देखते हैं, जैसे जैसे चेंज आ रहा है कंप्यूटर के अंदर कितना, तो टेक्नोलॉजी भी वही है कि ये इसमें क्या इनोवेशंस आते हैं, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, हम कोई नई टेक्निक लगा के हम उसके अंदर चेंजेस ला के फिर एक और प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं, उसको ही कहते हैं इनोवेशन। तो टेक्नोलॉजी भी हमारी क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम लगातार कुछ ना कुछ न्यू लाने की कोशिश करते रहते हैं।
तो ये ही टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी कहती है। इसमें क्या कहते हैं कि हमारा क्या है, सीक्वेंस चलता रहता है, हम इनोवेशन करते रहते हैं। इनोवेशन जब करते हैं तो इससे हमारी ट्रेडिंग पे इफेक्ट भी करता है। तो जब भी कोई फर्म इनोवेट करती है ऑब्वियसली वो प्रॉफिटेबल तो होगी ही होगी, देन वो प्रॉफिटेबल भी होगी, देन उसको क्या टेम्परेरी मोनोपोली भी मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि मान लो जो लैपटॉप आए हैं, जैसे कि हमारे लैपटॉप है, पहले वो आए थे इनोवेट करके ही बनाए हैं, इनोवेशन में लेके आए हैं कि हमारा कंप्यूटर पहले था कि हमें कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, सीपीयू चाहिए, देन लैपटॉप आए उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये था एक इनोवेशन। तो जब हमने ये इनोवेशन किया, प्रॉफिटेबल था, टाइम भी कम लगता था, ठीक है, तो इससे क्या एक तरह से मोनोपोली भी मार्केट में आई थी। देन उसको हमने क्या किया, एक्सपोर्ट करते रहे, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में ये सब नहीं मिल रहा था, तो एक तरह से हमें एब्सोल्यूट एडवांटेज भी हो रहा था। पर यहाँ कहते आफ्टर सम टाइम द प्रॉफिट ऑफ इनोवेटिंग फर्म अनकरेज इमिटेशन, मतलब कि जैसे जैसे यहाँ प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ये अनकरेज कर रहा था दूसरी कंट्रीज क्या इसे अपनाने की कोशिश कर रही थी। अब वो जैसे अब इसमें कह रहे हैं कि वो अभी भी एक्सपोर्ट करे, चाहे दूसरी कंट्रीज इमिटेट कर रही है, कॉपी करने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी एक्सपोर्ट हो रहा है, अभी भी कंपैरेटिव एडवांटेज है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में अभी भी हम सस्ता सही बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी टेक्नोलॉजी में चेंज लाने की जरूरत है। जब तक वो चेंज नहीं करेंगे, न्यू प्रोसेस सीखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा न्यू प्रोसेस सीखेंगे, प्लांट चेंज करेंगे, इक्विपमेंट चेंज करेंगे, तब जाके वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें उसके लिए भी टाइम चाहिए, तो वो इमिटेशन गैप हो गया या टेक्नोलॉजिकल गैप हो गया। देन अकॉर्डिंग टू पोजनर, तो पोजनर कहता है हमारे पास कितने तरह के गैप है, 3 है, 3 उसके हमारे कंपोनेंट है। तो फर्स्ट आ गया हमारा फॉरेन रिएक्शन लैग, डोमेस्टिक रिएक्शन लैग एंड लर्निंग पीरियड। फॉरेन रिएक्शन लैग, तो सबसे पहले फॉरेन रिएक्शन लैग जो हमारी, जैसे ये ए कंट्री है हमारी और ये बी कंट्री है, ये हमारी इनोवेटिंग कंट्री है, इनोवेटिंग मान लो या एक्सपोर्टिंग कंट्री मान लो, कुछ भी। तो जिसने भी इंट्रोड्यूस करा है न्यू प्रोडक्ट, तो वो जो टाइम लेगी, मान लो उसको अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने में 2 इयर्स का टाइम लगा है, ठीक है, उसने टेस्टिंग करी, सब कुछ करके देखा, 2 साल लगे, ठीक है, उसको फॉरेन रिएक्शन लैग कहेंगे। सेकंड रिएक्शन, ओ सॉरी, यहाँ पे सेकंड रिएक्शन लैग नहीं आएगा, यहाँ पे डोमेस्टिक रिएक्शन लैग आएगा। डोमेस्टिक रिएक्शन लैग जो अदर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर यानी जो बी है, मान लो 2 सालों बाद जो लैपटॉप है वो बहुत पॉपुलर हो गई है, तो अब दूसरी कंट्री क्या करेगी, उसको फॉलो करने की कोशिश करेगी, तो वो टाइम पीरियड। देन थर्ड लर्निंग पीरियड, ठीक है, अभी 2 साल तो हमें खुद को लगे, फिर हमने एक्सपोर्ट किया, मान लो 3 साल तक तो हम बना रहे थे पर बन नहीं रहा था, हम एक्सपोर्ट ही करें, पर अब चौथे साल क्या हुआ, हमने बी कंट्री ने ही उसे बना ही लिया, तो वो हो गया हमारा लर्निंग पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से 3 है। एक और आ जाता है डिमांड लैग, ठीक है, यहाँ पे आएगा डिमांड लैग। तो ये कौन सा है, ये कंज्यूमर का है टाइम पीरियड, जो कि जैसे कि 2 सालों में तो हमने बनाया है, ठीक है, उसके बाद दूसरी बी कंट्री में जाके कितनी कंजप्शन करिए, कितना टेस्ट बैठा है उनका, जैसे कोई भी चीज हम लेते हैं तो अभी न्यू है तो अच्छी नहीं लगती, धीरे धीरे टेस्ट आता है, तो ऐसे ही उस टाइम पीरियड को डिमांड लैग कहते हैं, ठीक है। अब इधर हमने ले लिया है टाइम, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया एक्सपोर्ट, तो ये ए कंट्री का दिया हुआ है और बी का, ठीक है, ये यहाँ पे फिगर में देखते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ T0 पॉइंट पे, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है द इनोवेटिंग कंट्री वर्टिकल एक्सिस अप टू पॉइंट T0, यहाँ लिखा है अप टू 2 नो ट्रेड, यानी 0 पॉइंट पे कोई ट्रेड नहीं है, अभी हमने इंट्रोड्यूस करा है, जैसे हमने इंट्रोड्यूस किया हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी बी कंट्री को। पर मान लो अगर बी कंट्री अच्छी है और उसने अगर कॉपी कर लिया है प्रोडक्ट, तो उनके क्या होंगे, ए कंट्री के एक्सपोर्ट नीचे चले जाएंगे, सॉरी ए कंट्री के क्या होंगे, एक्सपोर्ट नीचे को चले जाएंगे, क्योंकि बी ने उसे इमिटेट कर लिया। तो इसमें क्या है, टेक्नोलॉजिकल गैप कम है। पर अगर बी कंट्री ने अभी तक उसे नहीं अपनाया, उसे नहीं सीख पाए, तो इसके एक्सपोर्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे, इसके एक्सपोर्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे और मैक्सिमम टाइम लिमिट पहुंच गया कि यहाँ तक स्टेबल रहेंगे। पर अब यहाँ पे आके तो उसने बी ने सीख ही लिया,
बी ने यहाँ आके तो सीख ही लिया, इसकी वजह से इनके ये एक्सपोर्ट है वो नीचे की तरफ चले गए। अब जो टाइम T6 है, T6 में कहते उसके यहाँ एक्सपोर्ट 0 हो रहे हैं। अगर तो ए कंट्री क्या है, ए कंट्री अगर न्यू प्रोडक्ट लेके आ रही है, न्यू प्रोडक्ट लेके आ रही है तो उसके एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। पर अगर वो न्यू प्रोडक्ट लाने में फेल हो जाती है तो फिर उसके इंपोर्ट करने की नौबत आ जाएगी, वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जो बी कंट्री है उसके पास अब क्या आ गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, उसे नए चीप रिसोर्सेस मिल गए हैं, उसको टेक्नोलॉजी समझ ली उसने, जिसकी वजह से वो अब इजीली सस्ता बना पा रही है। ठीक है, तो ये होती है हमारी टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी। तो इसके अंदर भी थ्योरी में यही लिखा है, यहाँ पे टाइम T0 है, नो ट्रेड टेक प्लेस। इस पॉइंट पे कंट्री ए क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, कंज्यूमर इमिटेटिंग कंट्री बी बिकम अवेयर, अवेयर है तो उसने स्टार्ट कर लिया, कंज्यूम कर लिया। ठीक है, और कंट्री ए ने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। इन केस कंट्री बी अनेबल, अगर वो कंट्री बी अनेबल है अडॉप्ट करने के लिए तो वो कंट्री एक्सपोर्ट करती रहेगी, जब तक करती रहेगी, टाइम T3 तक। ठीक है, फिर T0 से T3 क्या बन गया हमारा, डिमांड लैग। अगर न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है कंट्री बी ने तो टाइम T2 में ही, ठीक है, यहीं पे कर ली तो उसके एक्सपोर्ट कम चले जाएंगे। ठीक है, कंट्री बी देन रिवर्स देम विद द ट्रेड चीजें एट पॉइंट 2 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर इफ द इमिटेशन गैप वर लॉन्गर एंड प्रोड्यूसर, अब यहाँ पे लिखा है कि अगर नहीं कर पाते हैं तो टाइम T4 तक पहुंच जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, तो कंट्री बी अब यहाँ पे तो उसको करनी ही पड़ेगी, अब वो क्या करेंगे, कर लेंगे, और जिससे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, 0 तक आ जाएंगे। तो इससे अब वो जो दो पॉसिबिलिटी मैंने बताई है ये वही लिखी, अगर ए फेल हो जाता है तो उसके जो एक्सपोर्ट है वो और नीचे चल जाएंगे, इंपोर्ट करने की नौबत आ जाएगी। सेकंड पॉसिबिलिटी में अगर न्यू इंट्रोड्यूस कर देता है देन फिर उसके एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि शोन किया हुआ है फिगर के अंदर। तो यही थी हमारी टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। तो द थ्योरी स्टेट द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। नाम से पहले देखो, प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट की बात करें, साइकिल मतलब जो हमें पता है साइकिल क्या होता है, जो चलता रहता है ना, और काफी लंबा भी साइकिल होता है, तो वो प्रोडक्ट का ही साइकिल बता रहे हैं। तो ये क्या करे, डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट मूव थ्रू ए साइकिल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेवलपमेंट किसका, न्यू प्रोडक्ट का, मूव थ्रू मतलब कि एक प्रोडक्ट बनाया है तो वो साइकिल से होके जा रहा है। ठीक है, तो काफी सारी स्टेजेस है। तो ये किस पे बेस्ड है, एक्सपीरियंस से। ठीक है, यूएस इकोनॉमी के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। अजम्पशंस कर लेते हैं। फर्म विच डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट डू सो ऑन द बेसिस ऑफ सम रियल और इमेजिन मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज। जब भी कोई फर्म एक नया प्रोडक्ट डेवलप करती है तो उसके पीछे उसकी मोनोपोलिस्टिक, क्योंकि वो ही लेके आ रही है तो ऑब्वियसली उसके पास ही मोनोपोली होगी, तो उसके पास क्या है, कुछ एडवांटेज होगा ही होगा। स्टिमुलस टू इनोवेट ए न्यू प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड बाय नीड एंड अपॉर्चुनिटी। स्टिमुलस टू इनोवेट मतलब हमें क्या है, न्यू प्रोडक्ट बनाने की जरूरत भी है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, एक हमारे पास एडवांटेज हो जाएगा अगर हम न्यू प्रोडक्ट बना लेते हैं, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो प्रॉफिट हमारे को होगा, ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की होगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी, प्रॉफिट हमें होगा। तो स्टिमुलस टू इनोवेट है। ठीक है, देन इनोवेटिंग फर्म हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन। अब जो इनोवेट करेगी उसको नहीं पता फॉरेन मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है, वेदर इन अदर एडवांस में क्या चल रही है, डेवलपिंग में क्या चल रही है। ठीक है, उसने अपनी तरफ से नया प्रोडक्ट लेके आना होता है। इनोवेटिंग फर्म इन एडवांस कंट्री आर एक्सपोज टू ए डिफरेंट होम एनवायरनमेंट। अब जो इनोवेटिंग फर्म होती है उसका इन्वायरमेंट और अदर एडवांस कंट्रीज है, अदर एडवांस इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, उनसे उनका इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। ए ट्रिगरिंग इवेंट सच एज द अपीयरेंस ऑफ राइवल प्रोड्यूसर लीड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट। अब जो ट्रिगरिंग इवेंट क्या इसमें माना जाता है कि जो राइवल प्रोड्यूसर होता है उसका, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। न्यू प्रोडक्ट आर इनिशियली, जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो कहाँ बनता है, वो कैपिटल रिच कंट्रीज में ही बनता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एजम्पशन। थ्योरी पे चलते हैं। तो ये सबसे पहले किसने दी थी, ये आपको बहुत अच्छे से ये वर्णन ने दी थी। ठीक है, तो ये जैसे ना आपको ऐसे पूछते एग्जाम में, जैसे आपको पूछ लिया
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ठीक है। फिर आपको टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी पूछ लिया, ठीक है। और कोई अलग भी थ्योरी, आजकल तो कुछ भी कोई सी भी थ्योरी पूछ लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी ले ली, ठीक है। ये सारी थ्योरीज आ गई, इनके टाइम पीरियड आ गए 1876, 1966, 1956, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो मैचिंग आ सकती है, ठीक है, जैसे मैचिंग हो सकती है, तो इस तरह से वो पूछते हैं। The theory suggests that in the initial phase of product life cycle, all the parts and labor associated with that product are from the logical, मतलब कि जो न्यू प्रोडक्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, लोकल एरिया से ही आ रहा है, जहाँ पे गुड क्या है, इन्वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, जहाँ नया प्रोडक्ट बन रहा है। लेटर वो अडॉप्ट होने के बाद एक्सेप्टेड इन द वर्ल्ड मार्केट, जब वो एक्सेप्ट हो गया, द प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट शिफ्ट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तब वो अपने पॉइंट से, मतलब जैसे कि ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, अडॉप्ट होने के बाद ये अपना शिफ्ट हो जाता है, ये आगे को चला जाता है, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। इन एडवांस स्टेज द प्रोडक्ट इज इंडीड इम्पोर्टेड बाय द ओरिजिनल कंट्री, एडवांस स्टेज में वो क्या होगा, इम्पोर्टेड होगा ओरिजिनल, विच एक्चुअली इन्वेंटेड द प्रोडक्ट, मतलब कि जब एडवांस स्टेज आ जाएगा तब क्या जो इनोवेटिंग कंट्री होगी ना, वो ही क्या करेगी, इम्पोर्ट करेगी, ठीक है। पहले वो एक्सपोर्ट करिए, देन वो क्या करिए, इम्पोर्ट करिए। The case study of invention, growth and production of personal computer in United States can be, अब इसमें जैसे कि हमारे एग्जांपल ले रखी है पर्सनल कंप्यूटर की, तो ये ऐसे ही हुई थी इसकी प्रोडक्शन, तो ये बेस्ट है, इसमें बैठती है, ठीक है। थ्योरी देखते हैं। 3 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट, तो 3 स्टेजेस आ गई है, न्यू प्रोडक्ट स्टेज, मैच्योरिटी एंड स्टैंडर्डाइज, ठीक है। कौन सा आ गया, न्यू, maturity and standardize, ये 3 स्टेज आ गई। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू की। न्यू क्या, हाईली स्किल्ड लेबर होंगे, ठीक है। वाइल द प्रोडक्ट इज बीइंग डेवलप्ड, जब वो प्रोडक्ट डेवलप हो गया, कॉस्ट क्या होगी, हाई रहेगी, रिस्क ज्यादा होगा, अनसर्टेनिटी है क्योंकि न्यू इन्वेस्टमेंट है। मेन, अब जो मेन कंसिडरेशन है वो किस पे होगा, फॉर इनोवेटिंग प्रोड्यूसर पे इज द एग्जिस्टेंस ऑफ, हमें क्या, रेडी मेड डोमेस्टिक मार्केट चाहिए, जहाँ पे इसकी क्या होगी, डिमांड लेस, अब ये डिमांड लेस इलास्टिक है ना, ये भी पूछ लेते हैं, तो इसकी यहाँ पे डिमांड क्या रहती है, लेस इलास्टिक रहती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, लेस इलास्टिक वाली डिमांड ये पूछ लेते हैं, ठीक है। देन सेकंड आ गई हमारी मैच्योरिटी प्रोडक्ट स्टेज, ये आ गई सेकंड हमारी मैच्योरिटी प्रोडक्ट स्टेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मास प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब कॉस्ट और प्राइस क्या हो रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बन गया है, उसको थोड़े लोग अच्छे भी लग रहे हैं, मतलब लोगों को पसंद आ रहा है, तो उसकी कॉस्ट अब कम हो रही है, क्योंकि हम उसमें अच्छे हो रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में। अब जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। इनोवेटिंग कंट्री टू हैव टू, अभी भी उसके पास क्या है, मोनोपोली है, ठीक है। अब इसकी जो मोनोपोली है किस किस पे डिपेंड करती है, मोनोपोली डिपेंड करती है डिमांड पे, प्रोडक्ट की नेचर पे, स्पीड पे, पेटेंट राइट पे, स्केल ऑफ इकोनॉमीज पे एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे। तो इसकी मोनोपोली इन चीजों पे बेस्ड है कि डिमांड कितनी हो रही है, नेचर क्या है हमारे प्रोडक्ट का, स्पीड क्या है, कैसे कोई कंट्री एक्वायर कर रही है न्यू टेक्नोलॉजी का, हमारे पास पेटेंट राइट क्या है, हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल कितना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। थर्ड देखते हैं स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्टेज, इसमें क्या होगा, हमारी जो सेल है वो क्या हो रही है, फॉल कर रही है, सेल अब कम होने लगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इसमें हाई हो गया, अब ये पॉइंट हो गया ना, एंड एक्सपोर्ट अब इसमें कम हो रहा है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज के पास चला गया है, देन एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट टू द डेवलप्ड कंट्रीज के पास होता है, ठीक है। तो ये हमारी 3 स्टेजेस है। अब ग्राफ में देखते हैं, ठीक है, ग्राफ को थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा है एक्सपोर्ट, एंड ये वाली लाइन दे रखी है टाइम, ठीक है। ये हमारी जो डार्क वाली लाइन है ये न्यू प्रोडक्ट है, और ये डेवलपिंग, जो ये एडवांस कंट्री है, इनोवेटिंग कंट्री, ये वो है, ठीक है। ये सेकंड वाली कंट्रीज है, मतलब जो डेवलप्ड है, और ये रेड वाली क्या है, डेवलपिंग है।
तो न्यू प्रोडक्ट कौन लेके आ रहा है, इन्वेंटरी कंट्री, जो इसने इन्वेंशन करी है। तो ये क्या है, हमारा एक्सपोर्ट है, जो क्या है, बढ़ ही रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसने इनोवेट किया। पहले वो डोमेस्टिक की नीड पूरी करके अब क्या कर रहा है, वो आगे एक्सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए वो आगे जा रहा है। ठीक है, अब वो आगे जा रहा है। अब मेच्योरिटी प्रोडक्ट में क्या होगा, जो दूसरी कंट्रीज है ना, अब उनको भी थोड़ा हो रहा है कि अब हम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसके एक्सपोर्ट अब क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया, क्योंकि अब वो डेवलपिंग कंट्री के पास भी पहुंच गया। अब डेवलपिंग कंट्री क्या कर रही है, जो मिच्योर, अब ये वाली कंट्री क्या थी, जो डेवलप्ड थी ना, सॉरी मैं इसको आपको दूसरे में बताती हूँ, एक सेकंड। तो हम बात करते हैं जैसे कि, तो ये वाली क्या है, इनोवेटिंग वाली है। अब इनोवेटिंग में नया फर्स्ट स्टेज पे है वो एक्सपोर्ट कर रही है। देन मेच्योरिटी स्टेज पे आके उसकी जो प्रोडक्शन है, वो एक्सपोर्टेशन है, वो कम होगी, क्योंकि जो दूसरी स्टेज में आई है ना, तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उन्होंने पहली स्टेज में तो चलो माना कि वो इम्पोर्ट कर रही है, पर सेकंड स्टेज में आते ही वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट उनका शुरू हो गया। तो इसी वजह से इनका भी कम हो रहा है। अब जैसे ही स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में हुआ, तो इनका एक्सपोर्ट और ज़्यादा शुरू हो गया। जबकि थर्ड जो डेवलपिंग है, उनका, उन्होंने तो मेच्योरिटी प्रोडक्ट की स्टेज आई थी ना, तब उनको मिले थे। ठीक है, वो क्या करें, इंपोर्ट ही करते जा रहे हैं, बहुत लेट आएगा। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होने के बाद भी ओल्ड स्टेज में जाके वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी कहते हैं। इंटरनेशनल की 3 स्टेजेस आती है, न्यू प्रोडक्ट, मेच्योरिटी प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।